रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली के मयूर विहार के एक फ्लैट नंबर 402 में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी के दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। अचानक एक तेज चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर विक्रम वहां पहुंचे तो मंजर देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक लाश पड़ी थी, शहर के मशहूर बिजनेसमैन सतीश खन्ना की। लेकिन अजीब बात यह थी कि शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था, न खून, न ही छीना झपटी के निशान। सतीश की आंखें खुली थीं, जैसे उन्होंने मौत से ठीक पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम ने अपने दस्ताने पहने और कमरे का मुआयना करने लगे। मेज पर चाय के 2 कप रखे थे, एक खाली था और दूसरे में चाय आधी बची थी। सर, दरवाजा अंदर से बंद था, हवलदार ने बताया। खिड़की पर लोहे की जाली लगी है। कातिल के निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। विक्रम ने चाय के कप को गौर से देखा। अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो इसका मतलब कातिल या तो कमरे में ही छुपा है या फिर सतीश खन्ना ने खुद उसे अंदर बुलाया था। और ये चाय ये बताती है कि मरने वाला कातिल को अच्छी तरह जानता था। तभी विक्रम की नजर फर्श पर पड़ी एक छोटी सी डायरी पर गई। वह बेड के नीचे दबी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उसके पन्नों से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिरी। तस्वीर में 3 दोस्त थे, लेकिन उनमें से 2 के चेहरों को बुरी तरह खुरच कर मिटा दिया गया था। नीचे सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 14 जून 2010। विक्रम को एहसास हो गया कि यह कोई मामूली कत्ल नहीं है। उन्होंने सतीश के मोबाइल को चेक किया। आखिरी कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वह सिम कार्ड 6 महीने पहले ही बंद हो चुका था। तो क्या मुर्दे फोन कर रहे हैं? विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा। तभी सतीश की पत्नी माया कमरे में आई। वह बुरी तरह कांप रही थी। विक्रम ने उससे पूछा, क्या आपके पति का किसी से झगड़ा था या कोई ऐसा इंसान जो 2010 से उनसे जुड़ा हो? माया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, 2010 उस साल एक एक्सीडेंट हुआ था। सतीश और उनके 2 दोस्तों की गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई थी। सतीश बच गए थे, लेकिन बाकी दोनों वो कभी नहीं मिले। पुलिस ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। और उन दोस्तों के नाम? रोहन और सुमित, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसी शाम विक्रम को सतीश के पुराने दफ्तर से एक पार्सल मिला। उसमें एक पुरानी टेप रिकॉर्डिंग थी। जैसे ही विक्रम ने उसे प्ले किया, एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई दी। सतीश, तुमने सोचा था कि उस रात सब खत्म हो गया। तुमने हमें उस खाई में मरने के लिए छोड़ दिया था। अब तुम्हारी बारी है। आज से ठीक 3 दिन बाद जो तुमने खोया था वही तुम्हें ढूंढने आएगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही विक्रम को एहसास हुआ कि सतीश को अपनी मौत का अंदेशा पहले से था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर वह शख्स मर चुका था तो वह वापस कैसे आया? और अगर वह जिंदा है तो वह बंद कमरे के अंदर कैसे घुसा और बाहर कैसे निकला? तभी विक्रम के फोन पर एक मैसेज आया। यह वही अनजान नंबर था। मैसेज में लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है इंस्पेक्टर, क्योंकि तुमने वह डायरी उठा ली है जिसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। विक्रम ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खिड़की का पर्दा हवा से हिल रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें उसी कमरे के अंधेरे कोने से देख रहा है। उनकी पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक पूरे घर की बिजली गुल हो गई। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। विक्रम ने अपनी टॉर्च निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें अपने कान के पास किसी की भारी सांसें सुनाई दी। एक ठंडी आवाज गूंजी, डायरी वापस रख दो, विक्रम। विक्रम की सांसें रुक गईं। अंधेरे में वह आवाज इतनी करीब थी कि उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने झटके से अपनी टॉर्च जलाई और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर उसकी अपनी परछाई कांप रही थी। उसने डायरी को कस कर पकड़ लिया। कौन है वहां? विक्रम की आवाज खाली कमरे में गूंजी। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। विक्रम ने तुरंत अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और नीचे की तरफ भागा। हवलदार बाहर खड़ा था। उसने पूछा, क्या हुआ सर? आप इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हैं? विक्रम ने उसे गौर से देखा। क्या कोई अंदर आया था?
या बाहर निकला? नहीं सर, मैं तो यहीं खड़ा था। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हवलदार ने यकीन से कहा। विक्रम समझ गया कि कातिल कोई मामूली इंसान नहीं है। वह इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उसने डायरी खोली और पन्ने पलटने लगा। बीच के कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर खून से एक नाम लिखा था, आर्यन। अगली सुबह विक्रम सीधा उस एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचा जहां 2010 में सतीश की गाड़ी खाई में गिरी थी। वह पहाड़ी रास्ता बेहद खतरनाक था। वहां के स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि उस रात सिर्फ 3 नहीं, बल्कि 4 लोग उस गाड़ी में थे। चौथा कौन था? विक्रम ने एक बूढ़े चाय वाले से पूछा। बूढ़े ने कांपते हाथों से बीड़ी जलाई और बोला, साहब, वो आर्यन था, इन तीनों का कॉलेज फ्रेंड। कहते हैं कि इन तीनों ने मिलकर आर्यन को उस रात खाई में धक्का दिया था ताकि उसके हिस्से की जायदाद हड़प सकें। पुलिस ने तो इसे हादसा मान लिया था, लेकिन आर्यन की लाश कभी नहीं मिली। विक्रम के दिमाग की बत्ती जली। मतलब सतीश खन्ना को किसी ने मारा नहीं, बल्कि उसे इतना डराया गया कि उसका दिल फट गया। लेकिन ऐसा क्या देखा था उसने? तभी विक्रम का फोन बजा। यह सुमित का नंबर था, वही दूसरा दोस्त जो उस एक्सीडेंट में शामिल था। इंस्पेक्टर, मुझे बचा लो, वह आ गया है, वह मेरे घर के बाहर खड़ा है। सुमित की आवाज में मौत का खौफ था। शांत हो जाओ सुमित, मैं आ रहा हूं, दरवाजा मत खोलना। विक्रम चिल्लाया और अपनी जीप सुमित के बंगले की तरफ दौड़ा दी। जब विक्रम वहां पहुंचा तो सुमित के घर का मुख्य गेट खुला था। वह दौड़ता हुआ अंदर गया। ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ स्नो आ रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए विक्रम को फिर वही भारी सांसें सुनाई दी। सुमित के बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और लात मारकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देख विक्रम की रूह कांप गई। सुमित छत से लटका हुआ था, लेकिन रस्सी से नहीं, बिजली के तारों से। उसके चेहरे पर भी वही खौफ था जो सतीश के चेहरे पर था। और सबसे अजीब बात, सुमित के पैरों के नीचे फर्श पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, जैसे वह अभी अभी किसी नदी या खाई से निकल कर आया हो। दीवार पर गीले हाथों से लिखा था, 2 गए, अब 1 बचा है। विक्रम अब समझ चुका था कि कातिल का अगला निशाना रोहन है। रोहन शहर का सबसे बड़ा राजनेता बन चुका था और उसकी सुरक्षा बहुत कड़ी थी। विक्रम सीधा रोहन के दफ्तर पहुंचा। रोहन वहां अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। इंस्पेक्टर, मुझे पता है तुम यहां क्यों आए हो। सतीश और सुमित बुजदिल थे, इसलिए मर गए। मुझे कोई नहीं मार सकता, रोहन ने अहंकार से कहा। रोहन, आर्यन वापस आ गया है। वह तुम तीनों को खत्म करना चाहता है। मुझे सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? विक्रम ने कड़ाई से पूछा। रोहन हंसा। आर्यन, वो मर चुका है विक्रम। मैंने खुद उसे खाई में गिरते देखा था। ये कोई और है जो हमें डरा रहा है। और जहां तक सुरक्षा की बात है, मेरे कमरे में परिंदा भी नहीं घुस सकता। तभी अचानक रोहन के कमरे का तापमान गिरने लगा। ऐसी बंद था, फिर भी कमरे में इतनी ठंड हो गई कि साफ तौर पर भाप दिखने लगी। मेज पर रखा पानी का गिलास अपने आप हिलने लगा। विक्रम ने अपनी बंदूक तानी। बाहर आओ, जो भी हो, सामने आओ। तभी रोहन की कुर्सी अपने आप घूमने लगी। जब कुर्सी घूमी तो रोहन गायब था। उसकी जगह कुर्सी पर एक गीली डायरी रखी थी, वही डायरी जो विक्रम ने सतीश के घर से उठाई थी। विक्रम हक्का बक्का रह गया। डायरी उसके पास थी तो यहां कैसे आई? उसने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और वह हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। विक्रम, भागो! रोहन की आवाज नहीं, बल्कि किसी गहरे कुएं से आती गूंज सुनाई दी। विक्रम की आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। रोहन, जो कि शहर का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था, इस वक्त किसी पुतले की तरह हवा में लटका हुआ था। उसकी गर्दन अपने आप मुड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे मरोड़ रहा हो। छोड़ दो उसे! विक्रम चिल्लाया और उसने उस दिशा में गोली चला दी जहां से रोहन को पकड़ा गया था। गोली दीवार में जा लगी, लेकिन रोहन धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। विक्रम उसके पास भागा। रोहन, क्या देखा तुमने? कौन था वो? रोहन की आवाज गले में फंस रही थी। उसने कांपती उंगली से सामने वाले बड़े आईने की तरफ इशारा किया। विक्रम ने आईने में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
आईने में विक्रम अकेला खड़ा था, लेकिन रोहन के पीछे एक साया खड़ा था। एक ऐसा इंसान जिसके शरीर से मांस गलकर गिर रहा था और उसके कपड़ों से लगातार पानी टपक रहा था। जैसे ही विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। आईने का भ्रम या हकीकत? विक्रम समझ गया कि कानून की किताबों से बाहर निकलकर उसे कुछ और सोचना होगा। वह सीधा पुलिस हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड रूम में गया। उसने 2010 की वह फाइल निकाली जिसे हादसा कहकर बंद कर दिया गया था। फाइल के अंदर एक धुंधली सी फोटो थी, एक्सीडेंट वाली कार की। विक्रम ने उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। कार की पिछली सीट पर एक बैग पड़ा था। हवलदार, इस बैग की जांच हुई थी? विक्रम ने पूछा। नहीं सर, वो बैग तो कभी मिला ही नहीं। कहा गया कि वो खाई में गिर गया होगा, हवलदार ने जवाब दिया। विक्रम ने उस रात की ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल का पता निकाला। वह अब रिटायर होकर पास के एक गांव में रहता था। जब विक्रम वहां पहुंचा तो वह बूढ़ा कांस्टेबल डर के मारे कांपने लगा। साहब, उस रात जो हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सतीश, सुमित और रोहन ने कार रोकी थी। उन्होंने आर्यन को बाहर निकाला और उसे पीटने लगे। आर्यन के पास एक पुश्तैनी हीरा था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उन्होंने वो हीरा छीना और आर्यन को जिंदा खाई में फेंक दिया। मैंने सब देखा था, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए बहुत पैसे दिए थे। विक्रम का खून खौल उठा। लेकिन आर्यन मर गया था या नहीं? साहब, उस खाई के नीचे एक बहुत गहरी और ठंडी नदी बहती है। जो उसमें गिरता है उसकी हड्डी भी नहीं मिलती। लेकिन अगले दिन जब मैं वहां गया तो पत्थर पर गीले पैरों के निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। विक्रम वापस शहर लौट रहा था कि अचानक उसकी जीप का टायर फट गया। गाड़ी जोर से घिसटती हुई सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। विक्रम का सिर स्टीयरिंग से टकराया और उसे धुंधला दिखने लगा। उसने देखा कि जंगल के अंधेरे से कोई निकल कर आ रहा है। वही भारी सांसें, वही गीले कदमों की आवाज, छप 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 छप। विक्रम ने अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सुन्न हो चुका था। वह साया जीप के पास आकर रुक गया। विक्रम ने ऊपर देखा। वह आर्यन ही था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ और पानी से गला हुआ था। विक्रम, आर्यन की आवाज किसी फटे हुए ढोल जैसी थी। तुमने सच जान लिया है। अब तुम्हें भी वही जाना होगा जहां मैं गया था। आर्यन, रुक जाओ, कानून उन्हें सजा देगा, विक्रम ने मुश्किल से कहा। आर्यन की सूजी हुई आंखों में एक अजीब सी हंसी थी। कानून? कानून तो 15 साल पहले मर गया था। अब सिर्फ इंसाफ होगा। तभी विक्रम के फोन पर एक कॉल आई। यह फॉरेंसिक लैब से थी। विक्रम ने थरथराते हाथों से फोन उठाया। सर, एक बड़ी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर की आवाज आ रही थी। सतीश और सुमित की बॉडी के अंदर हमें एक अजीब सा केमिकल मिला है। यह कोई भूतिया मामला नहीं है। यह एक बहुत ही रेयर नर्वस गैस है जो इंसान को ऐसे भ्रम दिखाती है कि उसका दिल डर से रुक जाए। विक्रम चौंक गया। अगर यह गैस है तो इसका मतलब कातिल कोई इंसान ही है जो आर्यन का रूप धरकर घूम रहा है। तभी उस साए ने विक्रम का गला पकड़ लिया। विक्रम को एहसास हुआ कि यह हाथ हाड़ मांस का है, किसी रूह का नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शख्स को धक्का दिया और उसकी जैकेट की चैन खींच दी। जैसे ही लाइट उस चेहरे पर पड़ी, विक्रम सन्न रह गया। वह चेहरा आर्यन का नहीं था, वह रोहन का अपना सगा छोटा भाई समीर था। समीर, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? विक्रम ने अपनी चोट संभालते हुए पूछा। समीर पागलों की तरह हंसने लगा। आर्यन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। इन तीनों ने उसे सिर्फ एक पत्थर के लिए मार दिया। आर्यन ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। मैंने 15 साल इंतजार किया। मैंने यह गैस लैब में बनाई ताकि इन्हें वही खौफ महसूस हो जो आर्यन ने मरते वक्त किया था। लेकिन तुम पकड़े जाओगे समीर, विक्रम ने उसे समझाने की कोशिश की। पकड़ा तो मैं तब जाता जब मैं जिंदा रहता। समीर ने एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। कमरे में, या कहें कि उस सुनसान सड़क पर, एक नीला धुआं फैलने लगा। विक्रम को चक्कर आने लगे। उसे दिखने लगा कि चारों तरफ से लाशें निकलकर उसकी तरफ बढ़ रही हैं। नीला धुआं विक्रम के फेफड़ों में उतर रहा था। उसके सामने की सड़क अब किसी डरावने कब्रिस्तान में तब्दील हो गई थी। उसे लगा जैसे जमीन फट रही है और उसमें से सैकड़ों हाथ निकलकर उसके पैर जकड़ रहे हैं।
ये सच नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। विक्रम ने खुद को चिल्लाकर याद दिलाया। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसे अपनी बोतल के पानी से भिगोकर नाक पर बांध लिया। अपनी सांसों को काबू में करते हुए उसने देखा कि समीर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। विक्रम डगमगाते कदमों से समीर के पीछे लपका। समीर जंगल की गहराइयों की तरफ भाग रहा था। वह उसी रास्ते पर था जो सीधा उस खौफनाक खाई की तरफ जाता था। जंगल में पेड़ों की टहनियां विक्रम को किसी राक्षसी उंगलियों जैसी लग रही थीं। तभी उसे समीर की आवाज सुनाई दी। विक्रम, तुम इसे रोक नहीं सकते। रोहन को मरना ही होगा। आज रात यह कहानी वहीं खत्म होगी जहां शुरू हुई थी। विक्रम ने देखा कि सामने वही पुरानी खस्ता हाल रेलिंग वाली जगह आ गई है। वही जगह जहां से आर्यन को नीचे फेंका गया था। वहां पहले से ही कोई खड़ा था। वह रोहन था। वह अस्पताल से कैसे भागकर यहां आया? रोहन की हालत पागलों जैसी थी। वह चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो आर्यन। मुझे वह हीरा नहीं चाहिए था। वह सब सतीश का प्लान था। समीर, जो अब आर्यन के फटे हुए और गीले कपड़ों वाले भेष में था, धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ा। माफी? माफी का वक्त 15 साल पहले था रोहन। अब सिर्फ हिसाब होगा। समीर ने एक रिमोट निकाला। मैंने रोहन की जैकेट में छोटा सा विस्फोटक लगाया है। जैसे ही मैं यह बटन दबाऊंगा, यह उसी खाई में जाकर गिरेगा जहां आर्यन गिरा था। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर तानी। उसका सिर अभी भी घूम रहा था, लेकिन उसका निशाना पक्का था। समीर, बटन मत दबाना। तुम एक कातिल नहीं बनना चाहते थे, तुम सिर्फ इंसाफ चाहते थे। अगर तुमने इसे मार दिया तो आर्यन और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? फर्क यह है कि आर्यन बेगुनाह था और यह एक शैतान। समीर चिल्लाया। उसके हाथ बटन पर कांप रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। खाई के नीचे से एक तेज रोशनी ऊपर की तरफ आई। एक भारी रूहानी आवाज गूंजी, समीर, रुक जाओ। समीर और रोहन दोनों जम गए। वह आवाज वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आर्यन की हुआ करती थी। धुंध के बीच से एक साया उभरता हुआ दिखाई दिया। वह कोई गैस का भ्रम नहीं था, क्योंकि विक्रम ने अभी तक अपना गीला रुमाल हटाया नहीं था। वह साया रोहन के पास पहुंचा। रोहन डर के मारे घुटनों पर बैठ गया। आर्यन, क्या तुम सच में हो? उस साये ने रोहन के हाथ में एक पुरानी घिसी हुई घड़ी रख दी। ये वही घड़ी थी जो आर्यन ने उस रात पहनी थी। इंसाफ खून से नहीं, सच से मिलता है। आवाज गूंजी और वह साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। समीर के हाथ से रिमोट गिर गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। विक्रम ने आगे बढ़कर रिमोट को अपने कब्जे में लिया और रोहन को हथकड़ी लगा दी। अगले कुछ घंटों में पुलिस की कुमुक वहां पहुंच गई। समीर ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने पुलिस को वह जगह भी बता दी जहां उसने वह हीरा छिपाकर रखा था, जिसे उसने रोहन के लॉकर से चुराया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब विक्रम अपनी ऑफिस की मेज पर बैठा था, उसके पास फॉरेंसिक की एक और रिपोर्ट आई। उसने रिपोर्ट खोली और उसके हाथ कांपने लगे। रिपोर्ट में लिखा था, नीली गैस का असर केवल 10 मिनट तक रहता है। जिस वक्त विक्रम ने खाई के पास वह साया देखा और आवाज सुनी, उस वक्त गैस का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था। इसका मतलब जो विक्रम ने देखा वह कोई भ्रम नहीं था। विक्रम ने अपनी दराज खोली। वहां वह डायरी रखी थी जो उसने सतीश के घर से बरामद की थी। उसने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा जो पहले खाली था। अब वहां साफ अक्षरों में लिखा था, शुक्रिया दोस्त। विक्रम ने खिड़की के बाहर देखा। मयूर विहार की उन गलियों में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक सुकून भरी शांति थी। उसने डायरी बंद की और मुस्कुराते हुए उसे केस क्लोज्ड की फाइल में डाल दिया। विक्रम ने फाइल बंद ही की थी कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। यह उसके घर के स्मार्ट डोरबेल का अलर्ट था। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसके घर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसने बिल्कुल वही कोट पहना था जो सतीश खन्ना ने अपनी मौत वाली रात पहना था। विक्रम बिना वक्त गंवाए अपनी कार की तरफ भागा। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, समीर तो जेल में है, फिर ये कौन है? क्या यह सब समीर का कोई साथी कर रहा है या खेल अभी बाकी है? विक्रम जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है। वह दबे पांव अंदर घुसा।
घर के अंदर का तापमान बहुत कम था, जैसे फ्रिज खोल दिया गया हो। ड्राइंग रूम की मेज पर चाय के 2 कप रखे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सतीश खन्ना के घर में थे। एक कप खाली था और दूसरे में गर्म चाय से धुआं निकल रहा था। बैठो विक्रम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक जानी पहचानी आवाज बेडरूम से आई। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर तानी और बेडरूम की तरफ बढ़ा। वहां आईने के सामने एक शख्स पीठ फेर कर खड़ा था। जैसे ही वह मुड़ा, विक्रम के हाथ से बंदूक गिरते गिरते बची। वह सतीश खन्ना था। वही सतीश खन्ना जिसे विक्रम ने अपनी आंखों से मरा हुआ देखा था और जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने खुद पढ़ी थी। तुम तो मर चुके थे, विक्रम हकलाया। सतीश हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई जान नहीं थी। मौत तो बस एक पर्दा है इंस्पेक्टर। क्या तुम्हें सच में लगा कि समीर जैसा मामूली लड़का हम तीनों को खत्म कर सकता है? समीर तो सिर्फ एक मोहरा था जिसे मैंने इस्तेमाल किया। विक्रम का दिमाग चकराने लगा। लेकिन तुम्हारी लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सतीश ने अपनी शर्ट के बटन खोले। उसके सीने पर एक अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक पैच लगा था। यह तकनीक का कमाल है। कुछ दवाइयां और यह छोटा सा डिवाइस दिल की धड़कन को इतनी देर के लिए रोक देते हैं कि डॉक्टर भी धोखा खा जाए। रही बात पोस्टमार्टम की, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि उस रात ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मेरा पुराना कर्जदार था? सतीश ने विक्रम की तरफ कदम बढ़ाया। हमें वह हीरा नहीं मिला था विक्रम। आर्यन ने उसे खाई में गिरने से पहले ही कहीं छिपा दिया था। मुझे पता था कि समीर को उसका पता मालूम है, इसीलिए मैंने अपनी मौत का नाटक रचा ताकि समीर बाहर आए और बदले की आग में वह सब कुछ उगल दे जो वह जानता है। तो सुमित का क्या? तुमने अपने दोस्त को मार दिया? विक्रम ने नफरत से पूछा। सुमित कमजोर था। वह पुलिस के सामने सब सच उगलने वाला था। उसे रास्ते से हटाना जरूरी था, सतीश ने ठंडेपन से कहा। तभी विक्रम को एहसास हुआ कि सतीश के हाथ में वही डायरी है। वह डायरी मुझे दे दो सतीश। ये डायरी, इसमें उस हीरे का नक्शा है जिसे आर्यन ने अपने खून से बनाया था। अब जब तुमने मुझे ढूंढ ही लिया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। सतीश ने अपने कोट की जेब से एक साइलेंसर लगी गन निकाली, लेकिन इससे पहले कि सतीश गोली चलाता, घर की बत्तियां गुल हो गईं। अंधेरे में फिर वही छप छप की आवाज सुनाई देने लगी। ये क्या है? सतीश चिल्लाया। समीर तो जेल में है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? अंधेरे में एक जोड़ी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वह समीर नहीं था। वह साया सतीश की तरफ बढ़ा। सतीश ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां उस साए के आर पार निकल गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम मर चुके हो। सतीश की चीख पूरे घर में गूंज उठी। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई। उसने देखा कि सतीश फर्श पर पड़ी डीढ़ा तड़प रहा था। उसके गले पर नीले निशान पड़ी डीएच रहे थे, जैसे कोई उसे दबा रहा हो, लेकिन वहां सतीश के अलावा कोई नहीं था। अचानक सतीश की धड़कनें रुक गईं। इस बार वह नाटक नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर वही खौफ था जो उसने दूसरों के चेहरों पर पैदा किया था। जब पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची तो विक्रम खामोशी से बालकनी में खड़ा था। उसने देखा कि फॉरेंसिक टीम सतीश की लाश ले जा रही है। तभी उसकी नजर नीचे खड़ी एक काली गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी के शीशे काले थे, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी आगे बढ़ी, पीछे वाली सीट पर उसे एक धुंधला सा चेहरा दिखा। वह चेहरा मुस्कुरा रहा था। वह बिल्कुल आर्यन जैसा लग रहा था, लेकिन वह जवान था जैसा वह 15 साल पहले था। विक्रम ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जो उसे सतीश के मरने के बाद फर्श पर मिला था। उस पर लिखा था, कुछ कर्ज मौत के बाद भी चुकाने पड़ते हैं। खेल खत्म हुआ। विक्रम ने वह कागज फाड़ दिया और ठंडी हवा में उड़ा दिया। उसने समझ लिया था कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें कानून की धाराओं में नहीं बांधा जा सकता। विक्रम ने राहत की सांस ली ही थी कि उसे एहसास हुआ कि सतीश की मुट्ठी बंद थी। जब उसने सतीश की उंगलियां खोलीं तो उसके अंदर एक छोटी सी चाबी मिली। उस चाबी पर एक नंबर लिखा था, लॉकर 909। विक्रम समझ गया कि असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह चाबी लेकर सीधा सिटी बैंक पहुंचा। वहां के मैनेजर से बात करके उसने लॉकर 909 खुलवाया। उसे उम्मीद थी कि अंदर वह बेशकीमती हीरा होगा, लेकिन जब लॉकर खुला तो विक्रम के होश उड़ गए।
लॉकर के अंदर हीरा नहीं बल्कि एक और टेप रिकॉर्डर और कुछ पुरानी अखबार की कतरनें थीं। विक्रम ने टेप प्ले किया। इस बार आवाज आर्यन की थी, लेकिन वह डरावनी नहीं बल्कि बहुत शांत थी। विक्रम, अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब सतीश अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, लेकिन तुम्हें एक सच जानना होगा। 2010 की उस रात सतीश, सुमित और रोहन ने मुझे नहीं मारा था, बल्कि हमने मिलकर एक चौथे आदमी को मारा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा ड्रग माफिया पाशा था। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। कतरनों में लिखा था कि 2010 में पाशा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। हम चारों ने पाशा का माल और पैसे लूट लिए थे, लेकिन बंटवारे को लेकर सतीश और बाकी लोगों ने गद्दारी की। उन्होंने पाशा की हत्या का इल्जाम मुझ पर मढ़ दिया और मुझे उसी खाई में फेंक दिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि मैं उनका दोस्त था, जबकि सच यह था कि मैं उनका पार्टनर था। विक्रम को अब समझ आया कि यह सब कोई रूहानी बदला नहीं था, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। तभी बैंक के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। विक्रम तुरंत बाहर भागा। उसने देखा कि बैंक के सामने खड़ी उसकी पुलिस जीप जल रही थी और आग की लपटों के बीच एक आदमी खड़ा था। उसने चेहरा ढांक रखा था। तुम कौन हो? विक्रम चिल्लाया। उस आदमी ने अपना नकाब हटाया। वह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा कांस्टेबल था जिसने विक्रम को आर्यन की कहानी सुनाई थी। वह बूढ़ा अब लाचार नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विक्रम, तुमने बहुत गहरी खुदाई कर दी। पाशा का वह खजाना कभी आर्यन के पास था ही नहीं, वह तो मेरे पास था। तुम? विक्रम ने अपनी गन निकालनी चाही, लेकिन उसे याद आया कि उसकी गन तो जीप में ही रह गई थी। हां, उस रात मैंने देखा था कि इन लड़कों ने पाशा को मार दिया। मैंने उन्हें भागते देखा और वह हीरा मैंने उठा लिया था। सतीश और उसके दोस्त 15 साल तक एक दूसरे पर शक करते रहे, जबकि असली शिकारी उनके बगल में ही था। मैंने समीर को उकसाया, मैंने सतीश को डराया और मैंने ही उन सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। बूढ़े कांस्टेबल ने एक ग्रेनेड निकाला। अब जब तुमने सच जान लिया है तो तुम्हें भी इस आग में जलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह पिन खींचता, एक स्नाइपर की गोली सीधे उसके हाथ पर लगी। बूढ़ा चिल्लाया और गिर पड़ा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। दूर एक इमारत की छत पर एक साया खड़ा था। वही साया जो विक्रम ने काली गाड़ी में देखा था। वह असली आर्यन था। वह मरा नहीं था, बल्कि 15 साल से अपना चेहरा बदलकर सही वक्त का इंतजार कर रहा था। पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। बूढ़े को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन वहां से गायब हो चुका था, लेकिन विक्रम के फोन पर एक आखिरी मैसेज आया। अब हिसाब बराबर हुआ विक्रम, अब मैं शांति से जा सकता हूं। विक्रम ने जलती हुई जीप की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि इस शहर में हर कोई अपराधी था, बस पकड़ा भी गया जिसकी किस्मत खराब थी। उसने अपनी बैज उतारा और उसे वहीं जमीन पर पटक दिया। उसे अब इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना था। विक्रम मयूर विहार की सड़क पर अकेला चल दिया। अब वहां न कोई डर था, न कोई सस्पेंस, बस एक लंबी खामोश रात थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वह सावन की एक डरावनी रात थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और सावित्री के घर की छत से पानी टपक रहा था। गुड़िया भूख के मारे रो रही थी। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। सावित्री ने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू कसकर बांधा और अपनी बेटी को पुचकारते हुए बोली, रो मत मेरी लाडो, कल सुबह होते ही मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी। गुड़िया ने सिसकते हुए पूछा, पर मां, आटा तो खत्म हो गया है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें पी लिया। उसने गुड़िया को गोदी में लिया और सुलाने की कोशिश करने लगी। रात भर सावित्री सो नहीं सकी। वह बस यही सोचती रही कि कल काम कहां मिलेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सावित्री काम की तलाश में निकल पड़ी। गांव के जमींदार के पास जाकर उसने हाथ जोड़े और कहा, मालिक, मुझे कोई भी काम दे दो, मेरी बेटी कल से भूखी है। जमींदार ने एक टेढ़ी नजर उस पर डाली और कहा, देख सावित्री, खेत में तो सारा काम मर्दों का है। अगर तू चाहे तो उस काली ढलान से पत्थर ढोकर यहां ला सकती है। हर टोकरी के तुझे 2 पैसे मिलेंगे। वह ढलान बहुत खतरनाक थी। वहां की मिट्टी
फिसलन भरी थी और पत्थर बहुत भारी थे। सावित्री ने बिना कुछ सोचे टोकरी उठाई और काम पर लग गई। वह बार बार ढलान पर चढ़ती और पत्थर ढोती। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और नंगे पैर होने की वजह से पत्थरों से कटकर खून बहने लगा था। धूप तेज होती जा रही थी, पर सावित्री के दिमाग में बस गुड़िया का वह मासूम चेहरा घूम रहा था जो भूख से तड़प रहा था। एक बार उसका पैर फिसला और वह ढलान से नीचे गिरने ही वाली थी कि उसने एक झाड़ी को पकड़ लिया। उसके हाथ छिल गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम तक उसने इतनी मेहनत की कि उसकी कमर पूरी तरह झुक गई थी। जब वह पैसे लेकर दुकान पर पहुंची तो उसने सबसे पहले आटा और थोड़ा सा गुड़ खरीदा। घर पहुंचकर उसने चूल्हा जलाया। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गई थीं, पर वह मुस्कुरा रही थी। उसने ताजी रोटियां बनाई और गुड़ के साथ गुड़िया को खिलाईं। गुड़िया बड़े चाव से खा रही थी। खाते खाते उसने देखा कि उसकी मां के हाथों से खून निकल रहा है। गुड़िया ने रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया और पूछा, मां, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? सावित्री ने झट से अपने हाथ पीछे कर लिए और मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, ये तो बस लाल मिट्टी लग गई है। तू खाना खा। जब तू पेट भरकर खाती है तो मेरा सारा दर्द मिट जाता है। उस रात मां बेटी एक दूसरे से लिपटकर सो गईं, पर सावित्री जानती थी कि कल फिर वही संघर्ष शुरू होगा। गांव के कुछ लोग उस पर बुरी नजर रखते थे और उसकी जमीन हड़पना चाहते थे। सावित्री को अपनी बेटी के भविष्य के लिए न सिर्फ गरीबी से बल्कि इस मतलबी समाज से भी लड़ना था। जमींदार की नजर सावित्री की उस छोटी सी जमीन पर थी जहां उसका कच्चा मकान खड़ा था। वह चाहता था कि सावित्री कर्ज के बोझ तले दब जाए और अपनी जमीन उसे दे दे। उसने गांव के पटवारी के साथ मिलकर एक चाल चली। एक दोपहर जब सावित्री ढलान पर पत्थर ढो रही थी, जमींदार के लठैत उसके घर पहुंचे। उन्होंने गुड़िया को डराया और घर के बाहर का कीमती सामान फेंकना शुरू कर दिया। सावित्री जब शाम को थकी हारी घर लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया घर के कोने में दुबकी रो रही थी। क्या हुआ मेरी लाडो, तू रो क्यों रही है? सावित्री ने उसे गले लगाते हुए पूछा। गुड़िया सिसकते हुए बोली, मां, वे लोग आए थे, कह रहे थे कि यह घर अब हमारा नहीं है। उन्होंने कहा कि कल हमें यहां से निकलना होगा। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत जमींदार की हवेली की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमींदार आराम से कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। मालिक, यह क्या अनर्थ है? मेरा घर क्यों छीन रहे हो? सावित्री ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जमींदार हंसा और बोला, तेरे पति ने मुझसे बहुत पहले कर्ज लिया था, जो अब ब्याज के साथ इतना बढ़ गया है कि तेरा घर भी कम पड़ेगा। या तो पैसे चुका या कल सूरज ढलने से पहले घर खाली कर दे। सावित्री भारी मन से घर लौटी। उसे पता था कि उसके पति ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया था, यह सब झूठ था। पर वह एक गरीब औरत थी, उसकी बात कौन सुनता। उस रात उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। उसने तय किया कि वह अपनी जमीन और अपनी बेटी की छत किसी भी कीमत पर नहीं छीनने देगी। उसने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें उसकी मां की दी हुई एक आखिरी निशानी थी, सोने की एक छोटी सी कान की बाली। सावित्री ने उसे अपनी हथेली पर रखा और सोचा, यह मेरी आखिरी पूंजी है, पर मेरी बेटी के सिर की छत से बड़ी नहीं। अगले दिन सुबह होते ही वह शहर की ओर जाने वाली बस पकड़ने के लिए निकल पड़ी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और धूल उड़ रही थी। वह तेज कदमों से चली ताकि समय पर पहुंच सके। शहर के बड़े बाजार में उसने वह बाली बेची, पर उससे मिलने वाले पैसे जमींदार के बताए कर्ज के मुकाबले बहुत कम थे। वह वापस गांव आई और सीधे पत्थर वाली ढलान पर पहुंच गई। उसने ठेकेदार से कहा, साहब, मुझे आज रात भर काम करने दो, मुझे कल तक बहुत सारे पैसों की जरूरत है। ठेकेदार ने हैरान होकर कहा, तू पागल हो गई है सावित्री? रात को यहां जंगली जानवरों का डर रहता है और इतनी ठंड में पत्थर ढोना जानलेवा हो सकता है। सावित्री ने बस इतना कहा, मेरी बेटी का घर दांव पर है साहब। पूरी रात सावित्री पत्थर ढोती रही। चांद की मध्यम रोशनी में वह एक साए की तरह ऊपर नीचे जा रही थी। उसके हाथ पूरी तरह फट चुके थे, खून जम गया था, पर वह रुकी नहीं। हर बार जब वह थककर गिरती, वह गुड़िया का चेहरा याद करती और फिर खड़ी हो जाती। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी
सावित्री के पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वह जमींदार के मुंह पर मार सके। वह लड़खड़ाते कदमों से हवेली पहुंची। उसने जमींदार के सामने रुपयों की ढेरी रख दी और कहा, ये लीजिए अपने पैसे, और आइंदा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। जमींदार सन्न रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अकेली औरत इतना बड़ा पहाड़ तोड़ देगी। सावित्री अपनी जमीन बचा चुकी थी, पर उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। वह घर पहुंचते ही चौखट पर गिर पड़ी। सावित्री जब घर की चौखट पर गिरी तो गुड़िया जोर जोर से रोने लगी। मां, आंखें खोलो मां। गुड़िया ने सावित्री का सिर अपनी छोटी सी गोदी में रखा। सावित्री का शरीर बुखार से तप रहा था। रात भर पत्थर ढोने और ढलान पर चढ़ने उतरने की थकान ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। गांव में सन्नाटा था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। गुड़िया ने देखा कि मां की सांसें तेज चल रही हैं। उसने पड़ोस की काकी को बुलाया, पर काकी ने दरवाजा नहीं खोला। सबको डर था कि जमींदार उनसे नाराज हो जाएगा। गुड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक पुराना कपड़ा पानी में भिगोया और मां के माथे पर रखा। वह जानती थी कि उसे डॉक्टर के पास जाना होगा, पर शहर जाने वाला रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था। कीचड़ की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल था। मां, मैं अभी आती हूं, गुड़िया ने सिसकते हुए कहा और हाथ में एक पुरानी लाठी लेकर घर से निकल पड़ी। बाहर अंधेरा था। सड़क पर जगह जगह घड़े थे जिनमें पानी भरा था। गुड़िया के छोटे छोटे पैर कीचड़ में ढंस रहे थे। उसे डर लग रहा था, पर मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। वह बार बार गिरती, उसके घुटने छिल जाते, पर वह फिर खड़ी हो जाती। उसने देखा कि सामने वही काली ढलान है जहां उसकी मां ने रात भर पत्थर ढोए थे। उस ढलान पर चढ़ना गुड़िया के लिए किसी पहाड़ को फतह करने जैसा था। वह रेंग रेंग कर ऊपर चढ़ी। उसके हाथ मिट्टी से भर गए थे और कांटों की वजह से खून निकल रहा था। हे भगवान, मेरी मां को बचा लो, वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी। शहर के अस्पताल पहुंचते पहुंचते गुड़िया की हालत भी खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े फट चुके थे और वह कांप रही थी। डॉक्टर ने जब उस छोटी सी बच्ची को देखा तो उनका दिल पसीज गया। बेटा, तुम इतनी रात को अकेली यहां कैसे आई? डॉक्टर ने पूछा। गुड़िया ने रोते हुए कहा, डॉक्टर बाबू, मेरी मां मर जाएगी। वह पत्थर ढोते ढोते थक गई है। उसके हाथों से खून निकल रहा है। प्लीज उसे बचा लो। डॉक्टर अपनी गाड़ी लेकर गुड़िया के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने सावित्री का इलाज शुरू किया। सावित्री को बहुत तेज इन्फेक्शन हो गया था, पर समय पर दवा मिलने से उसकी जान बच गई। अगली सुबह जब सावित्री ने आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि गुड़िया उसके पास ही फर्श पर सोई हुई थी। गुड़िया के पैरों में पट्टियां बंधी थीं और उसके हाथ भी सूजे हुए थे। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी को कलेजे से लगा लिया। अब गांव के लोग भी सावित्री और गुड़िया की हिम्मत देखकर हैरान थे। जमींदार ने अपनी हार मान ली थी। सावित्री ने धीरे धीरे फिर से काम करना शुरू किया, पर अब वह पत्थर नहीं ढोती थी। उसने गांव की औरतों के साथ मिलकर सिलाई का काम शुरू किया। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी। वह अपनी मां का हाथ पकड़कर जब उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरती तो सावित्री को गर्व महसूस होता। गरीबी अभी भी थी, पर उनके हौसले अब किसी भी ढलान से ऊंचे थे। सावित्री ने गुड़िया से कहा, लाडो, तूने मेरी जान बचाई। आज से तू ही मेरी हिम्मत है। गुड़िया मुस्कुराई और अपनी मां के फटे हुए हाथों को चूम लिया। उनके संघर्ष की यह कहानी अब पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुकी थी। समय बीतता गया और गुड़िया अब बड़ी होने लगी थी। गांव के उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलकर उसने न सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पूरी की, बल्कि अपने मन में एक दृढ़ निश्चय भी पाल लिया था। वह अपनी मां के उन फटे हुए हाथों और पत्थर ढोते हुए झुकी हुई कमर को कभी नहीं भूली थी। सावित्री ने दिन रात सिलाई की मशीन चलाकर पैसे जोड़े ताकि गुड़िया शहर जाकर आगे की पढ़ाई कर सके। गांव के लोग अब भी बातें बनाते थे, अरे सावित्री, लड़की को पराये शहर भेजकर क्या करेगी? इसकी शादी कर दे और अपना बोझ हल्का कर। पर सावित्री का जवाब हमेशा एक ही होता, मेरी गुड़िया बोझ नहीं, मेरा गौरव है। इसने पत्थर ढोकर मुझे मौत के मुंह से निकाला था, अब यह अपनी किस्मत खुद लिखेगी। गुड़िया जब शहर जाने लगी तो उसने अपनी मां की धूल से सनी हुई चप्पलें अपने बैग में रख लीं।
वह चाहती थी कि जब भी वह कमजोर पड़े, वह उन चप्पलों को देखकर याद करे कि उसकी मां ने उसे यहां तक पहुंचाने के लिए कितनी ठोकरें खाई हैं। शहर का जीवन आसान नहीं था। गुड़िया एक छोटे से कमरे में रहती थी जहां छत से पानी टपकता था, ठीक उसी तरह जैसे बचपन में उनके कच्चे घर में टपकता था। कई बार उसके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, वह सिर्फ पानी पीकर सो जाती। वह अक्सर अपनी मां को फोन करती और कहती, मां, मैंने आज बहुत अच्छा खाना खाया, तुम चिंता मत करना। सावित्री भी उधर से झूठ बोलती, मैं भी ठीक हूं बेटा, आज गांव में बड़ी दावत थी। दोनों मां बेटी एक दूसरे का दर्द छिपाकर एक दूसरे को हिम्मत दे रही थीं। गुड़िया कॉलेज के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और फिर रात भर जागकर अपनी पढ़ाई करती। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस वह ऊंची ढलान थी जिसे उसे पार करना था। गुड़िया की मेहनत रंग लाई और उसने जिला कलेक्टर बनने की परीक्षा दी। जिस दिन परिणाम आने वाला था, सावित्री गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी प्रार्थना कर रही थी। अचानक गांव के डाकिये ने शोर मचाया, सावित्री, सावित्री, तेरी गुड़िया अफसर बन गई है। पूरा गांव दंग रह गया। वही गुड़िया जिसे लोग मनहूस कहते थे, अब पूरे जिले की मालिक बनने वाली थी। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने भागकर अपनी वही पुरानी फटी हुई साड़ी पहनी और शहर की ओर दौड़ी। गुड़िया जब अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर गांव आई, तो सबसे पहले उसने गाड़ी उस पत्थर वाली ढलान के पास रुकवाई। वह गाड़ी से उतरी और सीधे अपनी मां के पास गई। सावित्री किनारे खड़ी गर्व से अपनी बेटी को देख रही थी। गुड़िया ने अपनी मां के पैरों की धूल उठाई और अपने माथे पर लगा ली। उसने गांव वालों के सामने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, इस ढलान और मेरी मां के उन छालों की वजह से हूं। मेरी मां ने पत्थर ढोकर मुझे पढ़ाया है। आज से इस गांव में कोई भी बेटी अनपढ़ नहीं रहेगी और किसी भी मां को भूख के कारण पत्थर नहीं ढोने पड़ेंगे। सावित्री ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसके जीवन का सारा दुख, सारी थकान एक पल में मिट गई। वह संघर्ष जो सालों पहले एक टूटी छत के नीचे शुरू हुआ था, आज एक ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका था। गुड़िया अब जिले की बड़ी अफसर बन चुकी थी, लेकिन उसका दिल आज भी उसी मिट्टी और उन घड़ों वाले रास्तों में बसा था। उसने सबसे पहले अपने गांव की उस काली ढलान को बदलने का फैसला किया। वह जानती थी कि इसी ढलान ने उसकी मां का खून और पसीना सोखा है। गुड़िया ने गांव में पक्की सड़कें बनवाना शुरू किया। उसने ठेकेदार को बुलाकर साफ कह दिया, सड़क ऐसी होनी चाहिए कि किसी बुजुर्ग को चलने में दिक्कत न हो और किसी बीमार को अस्पताल ले जाते समय रास्ता रुकावट न बने। गांव के वही लोग जो कभी सावित्री का मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। कोई अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए सलाह मांगता, तो कोई खेती के लिए मदद। सावित्री सबको सप्रेम बैठाती और पानी पिलाती। उसके मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं था। एक दिन गुड़िया ने गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाने की नींव रखी। उसने उस स्कूल का नाम रखा सावित्री मातृशक्ति विद्यालय। सावित्री अब बूढ़ी हो चली थी। उसकी कमर का वह पुराना दर्द जो पत्थर ढोने से शुरू हुआ था, अब फिर से उभर आया था। गुड़िया उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, इनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं। इन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठाया है। गुड़िया अपनी मां के पास बैठकर उनके हाथों को सहलाती। वह उन निशानों को देखती जो पत्थरों की रगड़ से बने थे। उसने अपनी मां से कहा, मां, अब तुम बस आराम करो। तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए पत्थर उठाए हैं। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें फूलों की सेज पर रखूं। सावित्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब तू लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरकर इस बुढ़िया के गले लगती है, तो मेरा सारा दर्द हवा हो जाता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुड़िया ने गांव की हर उस औरत के लिए रोजगार के साधन जुटाए जो गरीबी के कारण मजबूर थी। उसने गांव में सिलाई कढ़ाई का एक बड़ा केंद्र खोला। सावित्री उसकी अध्यक्ष बनी। सावित्री उन औरतों को समझाती, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करना और अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाना। पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ घर नहीं, पूरा खानदान और गांव बदल देती है। बरसात का वही मौसम फिर आया, पर इस बार सावित्री का घर कच्चा नहीं था। वह एक पक्के और आलीशान मकान की बालकनी में बैठकर बारिश देख रही थी। छत से पानी नहीं टपक रहा था। उसने गुड़िया को पास बुलाया और कहा,
आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा संघर्ष सफल रहा। मैंने जो सपने उस टूटी हुई छत के नीचे देखे थे, आज तूने उन्हें पूरा कर दिया। गुड़िया ने मां का सिर अपने कंधे पर रखा। बाहर सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे और उस ढलान पर अब पत्थर नहीं बल्कि खुशहाली के फूल खिले थे। मां और बेटी का वह अटूट बंधन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। ये कहानी उन सभी माताओं को समर्पित है जो अपनी औलाद के भविष्य के लिए दुनिया के हर पत्थर और हर ढलान से टकरा जाती हैं। सावित्री की देह अब धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी। वर्षों का वह कठिन परिश्रम, वह पत्थरों का बोझ और वह भूखी रातें अब उसके शरीर पर भारी पड़ रही थीं। गुड़िया, जो अब पूरे जिले की कमान संभालती थी, अपनी मां के बिस्तर के पास से एक पल के लिए भी नहीं हटती थी। एक शाम, जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और आसमान का रंग सावित्री की पुरानी सिंदूरी साड़ी जैसा लाल हो गया था, सावित्री ने बहुत धीमे स्वर में गुड़िया को पुकारा। गुड़िया, मेरी लाडो, इधर आ। गुड़िया ने मां का हाथ थाम लिया। सावित्री के हाथ अब ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन उनकी छुअन में वही ममता थी। सावित्री ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, मुझे एक बार उस पुरानी ढलान पर ले चल, जहां मैंने तेरे लिए पत्थर तोड़े थे। मेरा मन आज वहीं जाने को कर रहा है। गुड़िया की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने मां की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। वह अपनी मां को गोदी में उठाकर अपनी गाड़ी तक ले गई। जब वे उस ढलान पर पहुंचे तो वहां अब एक सुंदर बाग बन चुका था। गुड़िया ने मां को एक बेंच पर बैठाया। सावित्री ने धुंधली आंखों से उस रास्ते को देखा। उसे याद आया कि कैसे वह नंगे पैर यहां खून बहाती थी ताकि गुड़िया को 2 वक्त की रोटी मिल सके। सावित्री ने गुड़िया का हाथ अपने सीने पर रखा और बोली, देख लाडो, वह सामने जो बड़ा पत्थर दिख रहा है, उसी के नीचे मैंने अपनी एक पुरानी चूड़ी छिपाकर रखी थी। जब तू छोटी थी और बीमार पड़ी थी, तब मेरे पास दवा के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा था उसे बेच दूंगी, पर तू अपनी हिम्मत से ठीक हो गई। गुड़िया फूट फूट कर रोने लगी। उसने मां का सिर अपने सीने से लगा लिया। मां, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अभी तो तुम्हें बहुत जीना है। तुम्हें अपनी नाती पोतों को कहानी सुनानी है। सावित्री मंद मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, मेरा काम पूरा हुआ बेटा। मैंने तुझे एक काबिल इंसान बना दिया। अब मेरे पैरों का दर्द खत्म हो गया है। देख, वह ऊपर से तेरे पिता मुझे बुला रहे हैं। सावित्री ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक संतोष था। गुड़िया का चीख चीख कर रोना उस पहाड़ी की हवाओं में गूंज उठा। उसने अपनी मां के उन हाथों को चूमा जो अब पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे, पर जिनकी गर्मी ने उसे पूरी जिंदगी पालकर बड़ा किया था। पूरा गांव उस दिन रो रहा था। जब सावित्री की अंतिम विदाई हुई तो गुड़िया ने किसी और को कंधा नहीं देने दिया। उसने खुद अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया। उसने साबित कर दिया कि एक बेटी भी अपने मां बाप का कर्ज उसी तरह उतार सकती है जैसे एक बेटा। उस ढलान पर आज भी सावित्री की एक मूर्ति खड़ी है, जिसके हाथों में पत्थर की टोकरी है और आंखों में अपनी बेटी के लिए सपने। उस मूर्ति के नीचे लिखा है, मां के संघर्ष का कोई अंत नहीं होता, वह मरकर भी अपनी औलाद की दुआओं में जिंदा रहती है। गुड़िया अब भी हर सुबह उस ढलान पर जाती है और अपनी मां की यादों के उन पत्थरों को चूमकर अपने दिन की शुरुआत करती है। मां बेटी के इस संघर्ष की गाथा उस गांव की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा वह छोटा सा घर आज भी उतना ही खामोश था जितना उस दिन था जब रोहन ने पहली बार यहां कदम रखा था। ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं, जैसे कोई पुरानी यादें सिसक रही हों। रोहन ने अपनी धुंधली आंखों से बाहर देखा, जहां कोहरे की चादर ने सब कुछ ढक रखा था। उसका मन भारी था। वह यहां किसी खुशी की तलाश में नहीं, बल्कि खुद को खोने के लिए आया था। कमरे के कोने में रखी एक पुरानी मेज पर कुछ बिखरी हुई तस्वीरें पड़ी थीं। रोहन ने कांपते हाथों से एक तस्वीर उठाई।
उसमें एक छोटी बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे देखते ही रोहन के गले में एक दर्द भरा गोला सा अटक गया। पापा, क्या हम कभी फिर से उस बड़े पहाड़ पर चढ़ेंगे? मीठी की वह मासूम आवाज आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन अब न वह पहाड़ था, न वह मासूमियत। बस रह गई थी तो एक गहरी खामोशी और कभी न खत्म होने वाला पछतावा। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। रोहन ने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा, पर दस्तक फिर से हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र की गवाही दे रही थीं। बेटा, इस सूनी रात में इतनी तन्हाई अच्छी नहीं होती, उस औरत ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो रोहन के अंधेरे मन में एक रोशनी की किरण की तरह चुभ रही थी। रोहन ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वह औरत चुपचाप अंदर आई और आग के पास बैठ गई। उसने बिना कुछ कहे रोहन की तरफ देखा और बोली, इंसान अक्सर वहां भागता है जहां उसे कोई न जानता हो, पर खुद से भागना नामुमकिन है। रोहन की आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर जा गिरा। मैंने सब कुछ खो दिया है, उसने दबी आवाज में कहा। खोया उसे जाता है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं बेटा। जो तुम्हारा है वह तो हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता है, बस पहचानने की हिम्मत चाहिए। उस औरत ने लकड़ी का एक टुकड़ा आग में डालते हुए कहा। आग की लपटें धीरे धीरे ऊंची हो रही थीं। बूढ़ी औरत ने रोहन की खामोशी को पढ़ते हुए अपनी बात जारी रखी। बेटा, यहां पास के ही एक पुराने खंडहर नुमा महल की कहानी बड़ी मशहूर है। कहते हैं कि वहां एक ऐसा आईना है जिसमें इंसान को अपना बीता हुआ कल नहीं, बल्कि वह रास्ता दिखता है जो उसे सुकून की तरफ ले जा सकता है। रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी जिज्ञासा दिखी। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या कोई आईना मुझे उस बोझ से आजाद कर सकता है जो मैं अपने सीने में दबाए बैठा हूं? वो औरत मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट में एक रहस्य था। आईना तो बस एक जरिया है, असली हिम्मत तो खुद के अंदर झांकने में लगती है। कल सुबह जब सूरज की पहली किरण इस पहाड़ की चोटी को छुएगी, तब तुम उस रास्ते पर चल पड़ना जो सीधा उस खंडहर की तरफ मुड़ता है। अगली सुबह रोहन ने अपना झोला उठाया और निकल पड़ा। रास्ता पत्थरीला और झाड़ियों से भरा था। उसके पैर कई बार डगमगाए और एक जगह तो वह गिरते गिरते बचा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा और भी ठंडी होती गई। उसे महसूस हो रहा था कि हर कदम के साथ वह अपने पुराने डर को पीछे छोड़ रहा है। रास्ते में उसे एक छोटी सी नदी मिली, जिसे पार करने के लिए लकड़ी का एक पुराना पुल बना था। पुल काफी कमजोर था और हवा के झोंकों से डोल रहा था। रोहन एक पल के लिए ठिठक गया। उसे लगा कि शायद उसे वापस मुड़ जाना चाहिए, पर तभी उसे मीठी की वह हंसी याद आई जो उसे हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कांपते हुए कदमों से उस पुल पर अपना पैर रखा। पुल जोर जोर से चरचराने लगा, पर रोहन रुका नहीं। जैसे ही उसने दूसरा किनारा छुआ, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। सामने ही वह विशाल खंडहर खड़ा था। उसकी दीवारों पर जमी कई और दरारें चीख चीख कर बीते वक्त की दास्तां सुना रही थीं। रोहन धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा और भी डरावना था, पर रोहन के कदम अब डगमगा नहीं रहे थे। महल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कमरा था, जहां धूल की मोटी परत जमी थी। वहीं कोने में एक मटमैला सा कपड़ा लटका था। रोहन समझ गया कि आईना इसी के पीछे है। रोहन ने अपनी धड़कन को महसूस किया। उसने धीरे से उस धूल भरे कपड़े को खींचा। जैसे ही कपड़ा जमीन पर गिरा, उसके सामने एक विशाल और प्राचीन आईना उभर आया। आईने का फ्रेम नक्काशीदार लकड़ी से बना था, जिसमें सांपों और फूलों की आकृतियां गुथी हुई थीं। उसने आईने की तरफ देखा, पर उसे अपनी परछाई नहीं दिखी। आईने के अंदर कोहरा सा छाया हुआ था। रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया और आईने की ठंडी सतह को छुआ। अचानक कोहरा छंटने लगा और उसे एक साफ दृश्य दिखाई देने लगा। वहां मीठी खड़ी थी। वह एक बगीचे में दौड़ रही थी। उसके हाथ में वही पुराना खिलौना था जिसे रोहन ने उसके जन्मदिन पर उसे दिया था। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आईने में दिखने वाली उस नन्ही बच्ची को पुकारना चाहा, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। तभी आईने में दृश्य बदला। अब वहां कोई दुख नहीं था, बल्कि एक रास्ता था।
वह रास्ता उसी पहाड़ की चोटी की ओर जा रहा था जहां रोहन खड़ा था। उस रास्ते पर रोशनी बिखरी हुई थी। आईने के भीतर से एक आवाज गूंजी, जो बीत गया वह पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक सबक है। तुम यहां दुख पकड़ने नहीं, बल्कि अपनी रूह को आजाद करने आए हो। रोहन को एहसास हुआ कि वह अब तक खुद को सजा दे रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और एक गहरा सांस लिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, आईने का दृश्य गायब हो चुका था और वहां अब उसकी अपनी परछाई दिख रही थी, थकी हुई, पर पहले से कहीं ज्यादा शांत। वह महल से बाहर निकला। सूरज अब पूरी तरह चढ़ चुका था और चारों ओर हरियाली चमक रही थी। पहाड़ की ढलान पर उतरते हुए उसे महसूस हुआ कि उसका बोझ अब काफी कम हो गया है। वह अब अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखने के लिए तैयार था। उसने मन ही मन तय किया कि वह वापस शहर जाकर उन बच्चों की मदद करेगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को खोया है। यही उसकी सच्ची प्रायश्चित होगी। पहाड़ की ढलान से उतरते हुए रोहन के कदमों में एक नई मजबूती थी। रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों और झाड़ियों से अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी यादों को एक बोझ की तरह ढोया था, जबकि उन्हें एक सबक की तरह संजोना चाहिए था। जैसे ही वह नीचे अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी उसकी राह देख रही थी। रोहन ने उसके पास जाकर अपना सिर झुकाया। तुमने आईने में क्या देखा बेटा? उसने धीमी आवाज में पूछा। रोहन मुस्कुराया। मैंने वह देखा जो मैं देखना नहीं चाहता था, पर जिसे देखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब मैं अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से गढ़ना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने लकड़ी की एक छोटी सी छड़ी रोहन की तरफ बढ़ाई। यह पकड़ो, यह इस पहाड़ की निशानी है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, इसे देखना और याद करना कि तुमने उस टूटे हुए पुल को कैसे पार किया था। रोहन ने वह छड़ी थाम ली। उसने अपना सामान समेटा और शहर की ओर जाने वाली बस पकड़ने के लिए निकल पड़ा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे पहाड़ों की चोटियां छोटी होती दिखाई दीं, पर उसके हौसले आसमान छू रहे थे। शहर पहुंचकर रोहन ने सबसे पहले उस अनाथालय का रुख किया जिसके पास से वह रोज गुजरता था, पर कभी अंदर नहीं गया था। वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में वही उदासी थी जो कभी रोहन की आंखों में हुआ करती थी। रोहन उसके पास गया और अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी निकाली जो उसने रास्ते में खरीदी थी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? रोहन ने प्यार से पूछा। बच्चे के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आई। उस पल रोहन को लगा कि उसके जख्म अब भरने लगे हैं। उसे समझ आ गया कि दूसरों के आंसू पोंछने से ही अपने दुख कम होते हैं। रात को जब वह अपने कमरे में लेटा तो खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। रोहन ने डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था, जहां अब पछतावे की कोई जगह नहीं थी। शहर की उस तंग गली में, जहां पहले सिर्फ सन्नाटा और उदासी थी, अब बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी थी। रोहन ने अपना पुराना मकान एक छोटे से स्कूल में बदल दिया था। उसने दीवार पर टांगी हुई अपनी पुरानी तस्वीरों को हटाकर वहां महापुरुषों की तस्वीरें लगा दी थीं, जो हर हार के बाद फिर से खड़े होने की सीख देती थीं। एक दिन जब बारिश जोर से हो रही थी और सड़क पर पानी भर गया था, एक छोटी बच्ची भीगती हुई स्कूल के दरवाजे पर आई। उसके हाथ में एक फटा हुआ झोला था। रोहन ने उसे अंदर बुलाया और एक सूखा कपड़ा दिया। बेटा, इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़ी थी? रोहन ने पूछा। उस बच्ची ने कांपते हाथों से अपने झोले में से एक मुड़ी हुई ड्राइंग निकाली। उसमें एक पहाड़ बना था और उस पर एक छोटी सी सीढ़ी लगी थी। मैं उस पहाड़ पर चढ़ना चाहती हूं जहां से भगवान सब कुछ देखते हैं, उसने मासूमियत से कहा। रोहन का दिल भर आया। उसे अपनी मीठी याद आ गई। उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और बोला, तुम जरूर चढ़ोगी, पर उसके लिए तुम्हें पहले पढ़ना होगा। वक्त बीतता गया। रोहन का वह छोटा सा स्कूल अब एक बड़ा आश्रम बन चुका था। वहां रहने वाले हर बच्चे के पास अपनी एक कहानी थी, पर रोहन उन्हें अपनी कहानी गढ़ना सिखा रहा था। उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, मुड़कर मत देखो, मंजिल सामने है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रोहन वहीं पुरानी लकड़ी की छड़ी लेकर बगीचे में बैठा था। तभी वहां वही बूढ़ी औरत आई जो उसे पहाड़ों पर मिली थी। रोहन उसे देखकर दंग रह गया। तुम यहां? रोहन ने हैरानी से पूछा।
वह औरत मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे साथ चलता है। तुमने अपनी रूह को आजाद कर लिया रोहन। अब तुम दूसरों के लिए रोशनी बन गए हो। रोहन ने महसूस किया कि उसके मन का हर बोझ अब पूरी तरह उतर चुका है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी, जो उसे बता रही थी कि उसका सफर अब सही दिशा में है। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि आश्रम के आंगन में बच्चे खेल रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उसे महसूस हुआ कि असली सुकून दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरने में ही है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और रोहन का हाथ पकड़कर बोला, सर, देखिए मैंने मिट्टी से क्या बनाया है। रोहन ने देखा, उस बच्चे ने एक छोटा सा पहाड़ बनाया था, जिसकी ढलान पर उसने छोटे छोटे पत्थर सजाए थे। रोहन को अपना बीता हुआ कल याद आ गया, पर अब उस याद में दर्द नहीं था। उसने उस बच्चे का माथा चूमा और उसे शाबाशी दी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आसमान में तारे चमकने लगे थे। रोहन ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसने वहां बड़े अक्षरों में लिखा, जिंदगी गिरकर फिर से खड़े होने का नाम है। रास्ते में कितनी ही झाड़ियां और पत्थर क्यों ना आए, हमें रुकना नहीं चाहिए। उसने वह पुरानी लकड़ी की छड़ी वहीं मेज पर रख दी। अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका अपना हौसला ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर पहाड़ों की परछाई दिख रही थी। उसे लगा जैसे वे पहाड़ उसे सलामी दे रहे हों। आश्रम के सभी बच्चे अब सो चुके थे। रोहन ने भी अपनी आंखें बंद की। आज उसे एक ऐसी नींद आई जिसका उसे बरसों से इंतजार था। एक गहरी, शांत और बिना किसी पछतावे वाली नींद। अगली सुबह जब रोहन की आंख खुली तो धूप की सुनहरी किरणें उसके कमरे में बिखरी हुई थीं। उसने महसूस किया कि उसका मन अब किसी भारी पत्थर की तरह बोझिल नहीं था। वह उठकर खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। नीचे आंगन में बच्चे अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। रोहन ने तय किया कि वह बच्चों को आज पहाड़ की सैर पर ले जाएगा। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हम उस ऊंची चोटी पर चढ़ेंगे जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वे अपनी छोटी छोटी पोटलियां लेकर तैयार हो गए। रास्ते में एक जगह बहुत सारी झाड़ियां थीं। रोहन सबसे आगे चल रहा था और कुल्हाड़ी से रास्ता साफ कर रहा था। एक छोटा बच्चा अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके घुटने में हल्की चोट आई। रोहन ने उसे तुरंत उठाया और उसकी धूल झाड़ी। घबराओ मत छोटे, जो गिरता है वही संभलना सीखता है। रोहन ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। जब वे चोटी पर पहुंचे तो नजारा अद्भुत था। नीचे छोटी छोटी झोपड़ियां और टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जमीन पर नक्शा बना दिया हो। रोहन ने बच्चों को बिठाया और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई, पर एक कहानी की तरह। उसने बताया कि कैसे एक इंसान अंधेरे में खो गया था और कैसे उसे एक आईने और एक बूढ़ी औरत ने रास्ता दिखाया। सर, क्या वह आईना अब भी वहां है? एक लड़की ने पूछा। रोहन मुस्कुराया। वह आईना हर इंसान के अंदर होता है, बस हमें उसे देखने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। वापस लौटते समय रोहन को वही बूढ़ी औरत फिर से दिखी। वह एक पेड़ की आड़ में खड़ी थी। उसने रोहन की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया, जैसे वह उसे विदा कर रही हो। रोहन समझ गया कि अब उसका यहां का काम पूरा हो गया है। उसने अपनी छड़ी वहीं छोड़ दी और बच्चों का हाथ पकड़कर नीचे की ओर चल पड़ा। अब रोहन को किसी चमत्कार की तलाश नहीं थी, क्योंकि वह खुद एक चमत्कार बन चुका था। उसकी जिंदगी की डगर अब फूलों से भरी थी, क्योंकि उसने कांटों को हटाना सीख लिया था। पहाड़ से नीचे उतरते समय रोहन का मन एकदम हल्का था। अचानक उसे रास्ते में एक घायल पक्षी मिला, जो झाड़ियों के बीच फंसा हुआ था। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे, पर वह उड़ नहीं पा रहा था। रोहन ने बड़े प्यार से उसे अपने हाथों में उठाया। लगता है इसके पंख किसी पत्थर से टकरा गए हैं, रोहन ने बच्चों से कहा। उसने अपने रूमाल से उसके जख्म को ढंका और उसे अपने साथ आश्रम ले आया। आश्रम पहुंचकर उसने पक्षी के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया। बच्चे उसे दाना पानी देने लगे। कुछ ही दिनों में वह पक्षी फिर से चहकने लगा। एक सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में पड़ीं तो वह पक्षी अपने पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ गया। उसे उड़ता देख रोहन को एहसास हुआ कि आजादी का असली मतलब क्या है।
उसने महसूस किया कि जिस तरह उसने उस पक्षी की मदद की, उसी तरह वह इस शहर के हर उस शख्स की मदद कर सकता है जो अपनी मुसीबतों में फंसा हुआ है। उसी शाम आश्रम के दरवाजे पर एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने रोहन से कहा, मुझे छिपने के लिए जगह चाहिए, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। रोहन ने उसे गौर से देखा। उस आदमी की आंखों में वही डर था जो कभी रोहन की अपनी आंखों में हुआ करता था। रोहन ने उसे अंदर बुलाया और पानी पिलाया। यहां तुम सुरक्षित हो, बताओ तुम्हें किस बात का डर है? उस आदमी ने बताया कि वह एक बड़े कारखाने में काम करता था, जहां मजदूरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। जब उसने आवाज उठाई तो उसे वहां से निकाल दिया गया और अब उसे डराया जा रहा है। रोहन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। रोहन ने शहर के दूसरे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने सबको समझाया कि अगर हम एक साथ जुड़ जाएं तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता। धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और अपने हक की मांग करने लगे। वह संघर्ष आसान नहीं था। रोहन ने देखा कि शहर के ताकतवर लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। कभी उसके आश्रम के बाहर गाड़ियां आकर रुकतीं, तो कभी उसे अनजान फोन आते। पर रोहन अब वह पुराना कमजोर इंसान नहीं था जो मुश्किलों को देखकर पीछे हट जाए। उसने अपने मन की डगर साफ कर ली थी। एक रात जब रोहन अपनी मेज पर बैठकर हिसाब लिख रहा था, अचानक बाहर कुछ जलने की गंध आई। उसने बाहर जाकर देखा तो आश्रम के पिछले हिस्से में आग लगी थी। किसी ने लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी थी। बच्चे घबराकर बाहर निकल आए। रोहन ने बिना डरे बाल्टी उठाई और पानी डालना शुरू किया। घबराओ मत, बस जुड़े रहो, उसने चिल्लाकर कहा। बच्चों और उस नए आदमी ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। जब धुआं छंटा तो रोहन ने देखा कि उस आदमी की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक चमक थी। अगले दिन रोहन सीधे कारखाने के मालिक के पास पहुंचा। वह आदमी एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था और बहुत घमंडी लग रहा था। उसने रोहन को देखते ही कहा, तुम एक मामूली स्कूल चलाने वाले हो, मेरी बराबरी कैसे करोगे? रोहन मुस्कुराया और बोला, ताकत कुर्सी में नहीं, सच में होती है। आपने कल रात आग लगवाई, पर वह आग बुझ गई। अब जो आग लोगों के दिलों में लगी है, उसे आप नहीं बुझा पाएंगे। यह सुनकर वह मालिक चिढ़ गया, पर उसे एहसास हो गया कि रोहन को डराना नामुमकिन है। धीरे धीरे कानून ने अपना काम किया और उन मजदूरों को उनका हक मिल गया। शहर के लोग अब रोहन को एक मसीहा की तरह देखने लगे थे, पर रोहन के लिए यह जीत कोई अंत नहीं थी। उसे पता था कि अभी बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी राहें उसका इंतजार कर रही हैं। उसने उस आदमी को आश्रम में ही काम दे दिया और साथ मिलकर एक नई कार्यशाला खोली, जहां लोग नई चीजें बनाना सीखते थे। वक्त गुजरता गया और रोहन का बाल झड़ने लगा था। उम्र बढ़ रही थी, पर उसकी हिम्मत वैसी ही थी जैसी उस पहाड़ पर चढ़ते वक्त थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, जब हम दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं तो खुदा खुद हमारा हाथ थाम लेता है। वर्षों बीत गए और रोहन का वह छोटा सा प्रयास अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था। शहर की गलियां अब पहले जैसी सूनी नहीं थीं। रोहन ने देखा कि जिन बच्चों को उसने कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वे अब खुद बड़े हो गए थे और समाज की ढाल बनकर खड़े थे। एक दिन रोहन अपनी पुरानी मेज पर बैठा था। उसकी आंखें अब थोड़ी कमजोर हो गई थीं, पर यादें आज भी उतनी ही साफ थीं। उसने अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई और आश्रम के बगीचे में टहलने लगा। वहां गुलाब की झाड़ियां खिली हुई थीं और चिड़ियां चहचहा रही थीं। तभी एक नौजवान लड़का उसके पास आया। यह वही लड़का था जो कभी कारखाने से भागकर आया था। उसने रोहन के पैर छुए और कहा, सर, आज हमारे नए केंद्र का उद्घाटन है, लोग आपकी राह देख रहे हैं। रोहन मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब थकने लगा है। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब मेरी जगह तुम लोगों की है। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब उस पर निडर होकर आगे बढ़ना तुम्हारा काम है। उसी शाम रोहन अपनी डायरी लेकर बैठा। उसने अपना आखिरी संदेश लिखा, इंसान को कभी अपने अतीत की बेदियों में नहीं जकड़ना चाहिए। चाहे रास्ता कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, हौसला रखने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी। रोहन ने अपनी कलम नीचे रख दी।
उसने महसूस किया कि हवा में वही पहाड़ों वाली ठंडक है जो उसे उस बूढ़ी औरत की याद दिला रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सुकून भरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी हो। आश्रम की घंटी बजी, जो इस बात का संकेत थी कि अंधेरा हो रहा है, पर वहां रहने वाले हर दिल में रोहन ने जो मशाल जलाई थी वह कभी बुझने वाली नहीं थी। रात गहरा चुकी थी और आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। रोहन की कुर्सी के पास उसकी पुरानी डायरी खुली पड़ी थी, जिसके पन्ने ठंडी हवा से फडफद बहा रहे थे। पूरे आश्रम में एक अनोखी खामोशी थी, पर यह खामोशी डरावनी नहीं बल्कि बहुत सुकून देने वाली थी। अचानक कमरे के कोने में एक हल्की सी रोशनी हुई। रोहन ने अपनी धुंधली आंखों से देखा, वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चलो बेटा, अब तुम्हारे आराम करने का वक्त आ गया है। तुमने अपनी डगर बहुत अच्छे से पूरी की है। रोहन धीरे से उठा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब एकदम हल्का हो गया है। उसने एक आखिरी बार अपने आश्रम को देखा, जहां बच्चे चैन की नींद सो रहे थे। उसे पता था कि कल जब सूरज की पहली किरण इस पहाड़ की चोटी को छुएगी, तब ये बच्चे एक नई उम्मीद के साथ जागेंगे। उसने उस बूढ़ी औरत का हाथ थाम लिया। वे दोनों कमरे से बाहर निकले और उस रास्ते पर चल पड़े जो सीधा तारों की ओर मुड़ता था। रास्ते में पड़ने वाले पत्थर और झाड़ियां अब धुंधली हो रही थीं। रोहन को पीछे से अपनी मीठी की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। अगली सुबह जब आश्रम का दरवाजा खुला तो वहां रोहन अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर कोई भी रो नहीं सका। सबकी आंखों में आंसू तो थे, पर वे दुख के नहीं, गर्व के थे। मेज पर रखी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जीवन एक ऐसा पहाड़ है जहां हर कोई गिरता है, पर असली विजेता वही है जो उठकर दूसरों का हाथ थाम ले। मेरी कहानी यहां खत्म होती है, पर तुम्हारी अभी शुरू हुई है। शहर के कोने कोने से लोग उसे विदाई देने आए। पहाड़ों की चोटियों से लेकर मैदानों तक हर कोई उस इंसान को याद कर रहा था जिसने टूटे हुए दिलों को जोड़ना सिखाया था। सूरज पूरी तरह ढल गया, पर रोहन की जलाई हुई मशाल हर दिल में जलती रही। शहर की ऊंची इमारतों के बीच, जहां शोर कभी थमता नहीं, वहां एक आलीशान फ्लैट में आर्यन और उसकी पत्नी साक्षी अपने नए सपनों की योजना बना रहे थे। साक्षी शीशे के सामने खड़ी अपने चेहरे पर महंगे प्रोडक्ट्स लगा रही थी, पर उसके मन में सुंदरता से ज्यादा दिखावे की भूख थी। आर्यन, सुना तुमने? मिसेस खन्ना ने पिछले हफ्ते ही नया डायमंड सेट लिया है। अब हमारे इस छोटे से घर में किटी पार्टी रखना मुझे शोभा नहीं देता, साक्षी ने छिड़ते हुए कहा। आर्यन ने लैपटॉप से नजरें हटाईं। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। साक्षी, बच्चों की स्कूल फीस और इस घर की किस्तों का बोझ ही इतना ज्यादा है कि नया घर लेना फिलहाल मुमकिन नहीं है। साक्षी ने गुस्से में अपनी लिपस्टिक मेज पर पटक दी। तो क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी घुटन में बिता दूंगी? मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए। तभी आर्यन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर बाबूजी का नाम चमक रहा था। शहर से कोसों दूर पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में दीनदयाल जी अपनी पुरानी हवेली की ढलान वाली छत पर बैठे थे। उनकी आंखों में मोतियाबिंद की हल्की धुंध थी और फेफड़ों में पुरानी खांसी का बसेरा। पिछले साल उनकी पत्नी के जाने के बाद यह बड़ी हवेली उन्हें काटने को दौड़ती थी। उन्होंने कांपते हाथों से फोन मिलाया था। हेलो आर्यन बेटा, कैसे हो? जी बाबूजी, ठीक हूं, कुछ काम था? मैं अभी ऑफिस के काम में फंसा हूं। आर्यन की आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। बेटा, पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। यहां गांव के डॉक्टर से आराम नहीं मिल रहा। सोचा अगर तुम कहो तो शहर आकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लूं। अकेले जाने की अब हिम्मत नहीं होती, डंडा पकड़कर भी ज्यादा दूर चला नहीं जाता, दीनदयाल जी ने उम्मीद से कहा। आर्यन कुछ बोलता, उससे पहले ही पास खड़ी साक्षी ने फुसफुसाते हुए कहा, मना कर दो, अभी नया घर देखने जाना है। ऊपर से इनका इलाज और सेवा हम नहीं कर पाएंगे। आर्यन ने बात घुमा दी। बाबूजी, अभी यहां बहुत प्रदूषण है, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप चाचा के लड़के को बोलिए ना, वो पास ही तो रहता है।
दीनदयाल जी का दिल टूट गया। चाचा का लड़का तो अपने परिवार के साथ बाहर गया हुआ था, यह बात उन्होंने बतानी चाहिए, पर आर्यन ने मीटिंग है कहकर फोन काट दिया। दीनदयाल जी आंगन में बैठकर खांस रहे थे, तभी उनके पड़ोसी राघव और उनकी पत्नी अंजलि वहां आए। राघव एक मामूली किराना दुकान चलाता था, पर उसका दिल सोने का था। काका, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है, आप ठीक तो हैं? राघव ने पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। दीनदयाल जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने सब सच बता दिया। राघव ने तुरंत अपनी पुरानी कार निकाली और कहा, काका, रिश्ते खून से नहीं, एहसास से होते हैं। चलिए, मैं आपको शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले चलता हूं। राघव और अंजलि ने 2 दिन अस्पताल में रहकर दीनदयाल जी का इलाज कराया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें संक्रमण है और शुगर भी बढ़ी हुई है। जब दीनदयाल जी थोड़े ठीक हुए तो राघव उन्हें वापस गांव छोड़ने आया। तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सबकी नीयत बदल दी। गांव के पटवारी ने घर आकर खबर दी कि सरकार जो नया नेशनल हाईवे बना रही है, उसमें दीनदयाल जी की जो बंजर जमीन थी वह भी आ रही है। उस जमीन का मुआवजा करीब 10 करोड़ रुपए तय हुआ था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और शहर में आर्यन के कानों तक भी जा पहुंची। जैसे ही आर्यन को 10 करोड़ की बात पता चली, उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया। जो बेटा 2 दिन पहले प्रदूषण का बहाना बना रहा था, वह अगले ही दिन अपनी चमचमाती कार लेकर गांव पहुंच गया। बाबूजी, आप यहां अकेले इस हालत में? मुझे तो रात भर नींद नहीं आई आपकी चिंता में। चलिए, अभी के अभी मेरे साथ शहर चलिए, वहां हम बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे और आप हमारे साथ ही रहेंगे। आर्यन ने दीनदयाल जी के पैर छूते हुए कहा। साक्षी, जो कभी वृद्ध ससुर का नाम सुनकर मुंह बनाती थी, आज उनके लिए फल और मिठाइयां लेकर आई थी। दीनदयाल जी भोले थे, उन्हें लगा शायद उनके बेटे का दिल पिघल गया है, पर वो ये नहीं जानते थे कि उनके बेटे की नजर उनकी सेहत पर नहीं, उस 10 करोड़ की जमीन के कागजों पर थी। दीनदयाल जी शहर आ गए। शुरुआत के कुछ दिन तो बड़े अच्छे बीते। आर्यन उन्हें रोज ताजे फल खिलाता, साक्षी उनके पैर दबाती। पर जैसे ही मुआवजे की रकम बैंक में आने की तारीख पास आई, दोनों का असली चेहरा दिखने लगा। आर्यन ने एक शाम बातों बातों में कहा, बाबूजी, देखिए, बच्चों के दोस्त आते हैं तो उन्हें इस पुराने फ्लैट में शर्म आती है। मैंने एक नया बंगला देखा है, गोल्डन विला, बस 6 करोड़ का है। अगर आप वो जमीन बेचकर पैसा यहां लगा दें तो हम सब ठाठ से रहेंगे, आपकी सेवा भी अच्छे से होगी। दीनदयाल जी ने शांति से कहा, बेटा, पैसा तो तुम्हारा ही है, पर मेरी तबीयत। अरे बाबूजी, आप साइन तो कीजिए, फिर देखिए, आपकी सेहत के लिए मैं घर में ही छोटा सा अस्पताल बनवा दूंगा। आर्यन ने लालच भरी मुस्कान के साथ कहा। जमीन बिक गई, पैसा आ गया, नया बंगला भी ले लिया गया। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री हुई, दीनदयाल जी की अहमियत उस घर में फालतू पड़े किसी पुराने फर्नीचर जैसी हो गई। एक रात दीनदयाल जी को बहुत तेज दौरा पड़ा, उन्हें सांस नहीं आ रही थी। वो बिस्तर से गिर पड़े और रेंगते हुए आर्यन के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। आर्यन, बेटा, दवा, सांस नहीं आ रही। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाए। अंदर आर्यन और साक्षी नए बंगले की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। साक्षी, हमें नई मर्सिडीज लेनी चाहिए, लोग देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, आर्यन बोल रहा था। साक्षी ने बाहर से आती हुई खांसी की आवाज सुनकर मुंह से कोड़ा। आर्यन, तुम्हारे बाबूजी की ये रोज की ड्रामेबाजी शुरू हो गई। जब भी हम कुछ अच्छा प्लान करते हैं, इन्हें द्वारा पड़ जाता है। कल दवा ले आएंगे, अभी सोने दो। दीनदयाल जी दरवाजे के बाहर ठंडी जमीन पर पड़े रहे। उनकी आंखों के सामने वो सारा मंजर घूमने लगा, कैसे राघव पड़ोसी ने अपनी मामूली कार में उन्हें अस्पताल पहुंचाया था और कैसे उनके अपने खून ने उन्हें आज मरने के लिए छोड़ दिया। तभी उनकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। पास वाले फ्लैट में वही राघव और अंजलि रहते थे। दीनदयाल जी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पास पड़ा एक फूलदान नीचे गिरा दिया। आवाज सुनकर राघव की नींद खुल गई। उसने बालकनी से देखा कि दीनदयाल जी के कमरे की लाइट जल रही है और वो जमीन पर तड़प रहे हैं। राघव दीवार फांदकर अंदर पहुंचा। उसने देखा कि आर्यन और साक्षी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सो रहे थे। राघव ने जब दीनदयाल जी की हालत देखी तो उसकी रूह कांप उठी। बुजुर्ग इंसान पसीने से लथपथ था और उसके होंठ नीले पड़ रहे थे।
राघव ने चिल्लाकर आर्यन को जगाना चाहा। आर्यन भाई, बाबूजी की हालत देखिए, दरवाजा खोलिए। अंदर से आर्यन की बेरुखी भरी आवाज आई। राघव, तुम अपने काम से काम रखो, वो बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा बहुत ऐसा होता रहता है, सुबह देखेंगे। राघव ने जब देखा कि आर्यन और साक्षी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं तो उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और अपनी पत्नी अंजलि को मदद के लिए बुलाया। वे दोनों दीनदयाल जी को सहारा देकर नीचे लाए और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी भी देरी होती तो फेफड़ों के संक्रमण और बढ़े हुए शुगर की वजह से कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। उधर सुबह जब आर्यन और साक्षी सोकर उठे तो उन्हें लगा कि बाबूजी कमरे में ही होंगे। वे अपनी नई कार और फर्नीचर की चर्चा में मगन थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाहर राघव की पत्नी खड़ी है और बाबूजी का कमरा खाली है तो उनके होश उड़ गए। तभी राघव का फोन आया। आर्यन भाई, काका अस्पताल में हैं और अब वे ठीक हैं, पर उन्होंने एक फैसला लिया है। आर्यन और साक्षी हड़बड़ाकर अस्पताल पहुंचे। वहां दीनदयाल जी बेड पर बैठे थे। उनके पास गांव से आए पटवारी और वकील साहब भी थे। आर्यन ने घबराहट में पूछा, बाबूजी, आप यहां? और ये वकील साहब यहां क्या कर रहे हैं? दीनदयाल जी की आंखों में अब मोह की पट्टी उतर चुकी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुमने मुझे शहर अपनी सेवा के लिए नहीं बल्कि उस 10 करोड़ की जमीन के लालच में बुलाया था। कल रात जब मैं सांस के लिए तड़प रहा था और तुम मजे से सो रहे थे, तभी मुझे समझ आ गया कि असली रिश्ता खून का नहीं, इंसानियत का होता है। वकील साहब ने एक फाइल आगे बढ़ा दी। दीनदयाल जी ने कहना जारी रखा, मैंने अपनी जमीन की रजिस्ट्री का फैसला बदल दिया है। जो 3 करोड़ का बंगला तुमने मेरे नाम पर लिया है उसमें अब मैं रहूंगा और मेरा ख्याल राघव और अंजलि रखेंगे। बाकी के 7 करोड़ मैंने एक ट्रस्ट को दान कर दिए हैं जो बेसहारा बुजुर्गों के लिए अस्पताल बनाएगा। साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चिल्लाई, पर बाबूजी, हमारा क्या होगा? हमने तो सारी उधारी इस पैसे के भरोसे ली है। दीनदयाल जी ने कठोरता से कहा, तुमने अपनी खुशियों के लिए मेरे फेफड़ों की हवा तक बेच दी थी। अब तुम अपने उसी पुराने फ्लैट में जाओ और मेहनत करके अपनी किस्तों का बोझ उठाओ। यह बंगला अब उन लोगों के लिए है जो रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। आर्यन और साक्षी को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। वे अपनी नई खड़ी की हुई आलीशान दुनिया को ताश के पत्तों की तरह ढहते देख रहे थे। दीनदयाल जी ने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, अब नए घर चलते हैं जहां कम से कम सांस लेने के लिए प्यार की हवा तो होगी। दीनदयाल जी अब उस आलीशान बंगले में रहने लगे थे जिसे कभी आर्यन और साक्षी ने अपने ऐश व आराम के लिए चुना था। लेकिन अब उस घर की रौनक बदल चुकी थी। राघव और अंजलि अपने बच्चों के साथ ऊपर वाले हिस्से में रहने आ गए थे ताकि वे हर पल दीनदयाल जी की देखभाल कर सकें। उधर आर्यन और साक्षी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जिस मुआवजे के पैसे पर उन्होंने कुंडलियां मारकर बैठने का सपना देखा था वह उनके हाथ से रेत की तरह फिसल गया था। उधार लिए गए पैसों और नई गाड़ी की किस्तों ने उनकी कमर तोड़ दी थी। एक शाम आर्यन अपनी पुरानी टूटी हुई कार लेकर बंगले के बाहर खड़ा हुआ। उसने देखा कि उसके बाबूजी गार्डन में राघव के बच्चों के साथ खिलखिलाकर हंस रहे हैं। वही बाबूजी जो कुछ दिनों पहले मौत की दहलीज पर खड़े थे, आज इतने खुश दिख रहे थे जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। साक्षी भी अब अपनी किटी पार्टी और शॉपिंग भूल चुकी थी। अब उसे घर चलाने के लिए पाई पाई का हिसाब रखना पड़ता था। वह आर्यन को कोसती रहती, अगर उस रात हमने दरवाजा खोल दिया होता और बाबूजी को अस्पताल ले गए होते तो आज हम सड़क पर ना होते। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर गेट की घंटी बजाई। राघव ने दरवाजा खोला और आर्यन को अंदर बुलाया। आर्यन अपने बाबूजी के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस अपना बेटा मानकर गले लगा लीजिए। आर्यन गिड़गिड़ा रहा था। दीनदयाल जी ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और धीमे स्वर में बोले, बेटा, मैंने तुम्हें माफ तो उसी दिन कर दिया था जब मैं राघव के साथ अस्पताल जा रहा था, पर यह बंगला अब तुम्हारा नहीं है। मैंने अपनी वसीयत में लिखवा दिया है कि मेरे जाने के बाद यह घर एक वृद्धाश्रम बनेगा जहां उन बुजुर्गों को पनाह मिलेगी जिनके अपने बच्चों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। साक्षी भी पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू गिर रहे थे।
उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक घर नहीं खोया, बल्कि एक पिता का आशीर्वाद भी खो दिया था। दीनदयाल जी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और आर्यन के हाथ में रखे। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं है, पर एक पिता की तरफ से आखिरी मदद समझकर रख लो। जाओ और अपनी मेहनत से अपनी दुनिया फिर से खड़ी करो। याद रखना, मकान ईंटों से बनता है, पर घर अपनों के प्यार और सम्मान से ही टिकता है। आर्यन और साक्षी भारी कदमों से उस घर से बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो बंगले की नेम प्लेट पर अब आर्यन निवास नहीं, बल्कि ममता का बसेरा लिखा हुआ था। आर्यन और साक्षी उस बंगले की दहलीज से बाहर तो आ गए थे, पर उनके दिल के अंदर पछतावे की आग दहक रही थी। आर्यन ने मुड़कर उस नेम प्लेट को देखा जिस पर ममता का बसेरा लिखा था, और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने बीमार बाबूजी को पैसों के लिए शहर बुलाया था और उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ दिया था। साक्षी के पैर भी अब भारी हो गए थे। जो महंगी साड़ियां और गहने उसे कभी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लगते थे, आज वे सब उसे बोझ लग रहे थे। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, आर्यन, बाबूजी ने ठीक कहा था। हमने ईंटों का महल तो बना लिया था, पर इंसानियत की नींव रखना भूल गए थे। राघव और अंजलि बंगले की छत से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। राघव ने दीनदयाल जी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, काका, आपने आज एक पिता और एक इंसान होने का फर्ज बखूबी निभाया है। आपने उन्हें सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें खुद को सुधारने का एक मौका दिया है। दीनदयाल जी ने एक लंबी सांस ली और अपनी लाठी के सहारे खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं था, बल्कि एक सुकून था। उन्होंने राघव से कहा, बेटा, जब तक इंसान के पास पैसा होता है उसे लगता है कि वो खुदा है, पर जब रिश्ते उसे ठोकर मारते हैं तब उसे अपनी असलियत समझ आती है। वक्त बीतता गया और ममता का बसेरा वाकई में शहर का सबसे सुंदर घर बन गया। वहां अब केवल दीनदयाल जी ही नहीं, बल्कि शहर के और भी कई बेसहारा बुजुर्ग रहने लगे थे। वहां हर शाम भजन होते और ठहाकों की आवाज गूंजती। राघव और अंजलि उन सब बुजुर्गों की सेवा अपने माता पिता की तरह करते थे। आर्यन और साक्षी ने अपने पुराने फ्लैट को ही अपना ठिकाना बनाया और मेहनत की जिंदगी शुरू की। आर्यन अब दिन रात काम करता ताकि अपनी पुरानी किस्तों को चुका सके, और साक्षी ने भी किटी पार्टियों के बजाय एक छोटी सी नौकरी करना शुरू कर दिया था। 1 साल बाद दिवाली की रात को आर्यन और साक्षी चुपके से उस बंगले के बाहर खड़े होकर दियों की रोशनी देख रहे थे। तभी राघव की नजर उन पर पड़ी। उसने जाकर दीनदयाल जी को बताया। दीनदयाल जी बाहर आए और अपने बेटे बहू को सड़क पर खड़ा देखा। इस बार आर्यन ने पैसे नहीं मांगे, बल्कि घुटनों पर बैठकर सिर्फ आशीर्वाद मांगा। दीनदयाल जी ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, बेटा, घर के दरवाजे आज भी खुले हैं, पर अब यहां लालच की नहीं, सेवा की जगह है। क्या तुम दोनों यहां के बुजुर्गों की सेवा में मेरा हाथ बटा सकते हो? आर्यन और साक्षी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे समझ गए थे कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, बल्कि अपनों का साथ और दुआएं होती हैं। आर्यन और साक्षी अब हर शाम ममता का बसेरा आने लगे। वे अब वहां मालिक बनकर नहीं, बल्कि सेवक बनकर आते थे। साक्षी, जो कभी रसोई में जाने से कतराती थी, अब अपने हाथों से बुजुर्गों के लिए नरम रोटियां और दलिया बनाती थी। आर्यन भी दफ्तर से थका हारा आने के बाद घंटों बाबूजी और अन्य बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनता और उनके पैरों में तेल की मालिश करता था। दीनदयाल जी की सेहत में भी अब काफी सुधार था, क्योंकि उन्हें वह सम्मान और प्यार मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन आर्यन ने बाबूजी के पास बैठकर बड़े धीरे से कहा, बाबूजी, मुझे समझ आ गया है कि असली सुख 5 करोड़ के बंगले या आलीशान गाड़ी में नहीं है। असली सुख तो आपकी इस मुस्कुराहट में है जो मुझे सेवा करके मिलती है। साक्षी ने भी दीनदयाल जी के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा, बाबूजी, मुझे दिखावे की भूख ने अंधा कर दिया था, पर अब मुझे समझ आया है कि गहनों से ज्यादा कीमती आपके आशीर्वाद की चमक होती है। तभी गांव से चाचा का लड़का अमित भी वहां पहुंचा। वह भी जमीन के पैसों में हिस्सा मांगने आया था, लेकिन जब उसने देखा कि आर्यन और साक्षी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और सारा पैसा एक ट्रस्ट में जा चुका है, तो उसे अपनी छोटी सोच पर शर्म आ गई।
दीनदयाल जी ने मुस्कुराते हुए सबको अपने पास बुलाया और बोले, जिंदगी एक कड़वा सच सिखाती है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो हम अकेले पड़ जाते हैं, पर जब हम दूसरों के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे दुखों का बोझ उठा लेता है। उस रात ममता का बसेरा में एक अलग ही शांति थी। राघव और आर्यन मिलकर आंगन में दिए जला रहे थे। अब वह घर केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि प्यार, विश्वास और प्रायश्चित की एक मिसाल बन चुका था। दीनदयाल जी ने अपनी वसीयत में एक और छोटी सी शर्त जोड़ी थी। उन्होंने लिखा था कि आर्यन और साक्षी को तब तक इस सेवा कार्य में लगे रहना होगा जब तक उनकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध न हो जाए। दीनदयाल जी ने अपनी वसीयत में जो आखिरी शर्त जोड़ी थी, उसने आर्यन और साक्षी के दिलों को पूरी तरह बदल दिया। अब वे दोनों केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह की शांति के लिए सेवा करने लगे थे। वक्त का पहिया घूमता रहा। ममता का बसेरा अब उन बुजुर्गों के लिए एक तीर्थ बन चुका था जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया था। दीनदयाल जी अब बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, पर उनकी आंखों में वह चमक आज भी थी जो अपनों के सुधर जाने पर आती है। एक ठंडी सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी, दीनदयाल जी ने आर्यन और साक्षी को अपने पास बुलाया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उन दोनों का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। मैंने तुम्हें वह दौलत दी थी जो खत्म हो जाती है, पर तुमने मुझसे वह सबक सीखा जो उम्र भर साथ रहता है। आर्यन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, बाबूजी, आपने हमें सही रास्ता दिखाया। अगर आप उस दिन कड़ा फैसला नहीं लेते तो हम कभी इंसान नहीं बन पाते। दीनदयाल जी ने मुस्कुराते हुए राघव और अंजलि की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। उनके चेहरे पर एक अजब सा सुकून था। उनके जाने के बाद आर्यन और साक्षी ने उस बंगले को और भी बड़ा रूप दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन बेसहारा बुजुर्गों के नाम कर दी। अब वहां कोई किसी का ससुर या दामाद नहीं था, बल्कि सब एक ही परिवार के सदस्य थे। गांव की वह जमीन जिसका लालच कभी आर्यन के मन में था, अब वहां एक बड़ा अस्पताल खड़ा था जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। कहानी का अंत हमें यही सिखाता है कि रिश्ते पैसों की नींव पर नहीं, बल्कि त्याग और सम्मान की जमीन पर टिकते हैं। लालच इंसान को अंधा कर सकता है, पर सच्चा पछतावा उसे दोबारा रोशनी दिखा देता है। ममता का बसेरा आज भी शहर के बीचों बीच खड़ा है, जहां हर शाम ढलते हुए सूरज के साथ बुजुर्गों के आशीर्वाद की खुशबू महकती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बनारस की वह ठंडी सुबह थी जहां कोहरा इतना घना था कि गंगा का दूसरा किनारा भी नजर नहीं आ रहा था। अद्वैत की आंखें सुबह के ठीक 4 बजे खुल गईं। उनकी उम्र 70 के पार हो चुकी थी, पर शरीर की घड़ी आज भी फौजी अनुशासन से चलती थी। उन्होंने करवट बदली और देखा कि उनके बगल में वैदेही गहरी नींद में सो रही थी। वैदेही के चेहरे पर वक्त ने बहुत सी लकीरें उकेड़ दी थीं, पर अद्वैत को उन झुर्रियों में आज भी वही 19 साल की लड़की नजर आती थी। अद्वैत बहुत धीरे से बिस्तर से उठे ताकि पुराने पलंग की आवाज से वैदेही की नींद न टूट जाए। उनके घुटनों में तेज दर्द था, जिसे वो अक्सर वैदेही से छिपाते थे। अद्वैत बिना चप्पल पहने ही रसोई की तरफ चल दिए। यह पिछले 45 सालों का नियम था। दिन की पहली चाय अद्वैत ही बनाते थे। जैसे ही उनके पैर रसोई के ठंडे फर्श पर पड़े, उनके मुंह से एक हल्की सी सी निकली। फिर वही लापरवाही। कितनी बार कहा है कि चप्पल पहनकर चला करिए, फर्श बहुत ठंडा है। पीछे से एक खनकती हुई पर थोड़ी भारी आवाज आई। अद्वैत मुस्कुरा दिए। उन्होंने मुड़कर देखा, वैदेही दरवाजे पर खड़ी थी और उनके हाथों में अद्वैत की पुरानी चप्पलें थीं। वैदेही, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो सूरज भी नहीं निकला। अद्वैत ने चाय की केतली छड़ाते हुए कहा। वैदेही पास आईं और नीचे झुककर अद्वैत के पैरों में चप्पल पहनाने लगीं। अद्वैत ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे रहने दो, मैं खुद पहन लेता। वैदेही ने ऊपर देखते हुए कहा। अब तो झुकने में मुझे भी तकलीफ होती है अद्वैत जी, पर आपकी फिक्र करना मेरी सबसे पुरानी आदत है। इसे कैसे छोड़ दूं? दोनों रसोई की छोटी सी मेज पर आमने सामने बैठ गए। बाहर गंगा घाट से शंख की आवाज गूंज रही थी। अद्वैत ने चाय का घूंट भरा और बोले,
वैदेही, आज मन बहुत भारी सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। वैदेही ने उनका हाथ थाम लिया। उनके हाथ कांप रहे थे, पर अद्वैत को उस पकड़ में आज भी वही भरोसा महसूस हुआ। वैदेही बोली, समय तो अपनी रफ्तार से चलता है, पर हमने उस समय के हर पल को जिया है। क्या आपको याद है हमारा वह पुराना संदूक? आज धूप निकलेगी तो उसे बाहर निकालेंगे। दोपहर की हल्की धूप जब आंगन में आई तो अद्वैत ने काफी मशक्कत के बाद वह भारी लकड़ी का संदूक बाहर निकाला। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से कपूर और पुरानी यादों की महक आने लगी। सबसे ऊपर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। फोटो में एक नौजवान लड़का वर्दी में था और उसके बगल में एक शर्मीली सी लड़की। अद्वैत ने फोटो को सहलाते हुए कहा, देखो वैदेही, उस वक्त तुम पूरे मोहल्ले की जान थी। सब जलते थे मुझसे कि यह फौजी लड़का इतनी सुंदर लड़की को कैसे ले गया। वैदेही हंस पड़ी, और आप भी तो कम नहीं थे। पर देखिए, देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गईं, और अब वे अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हैं। अब बस ये घर है और हम दोनों। तभी संदूक के एक कोने से एक लिफाफा निकला, जिस पर कोई डाक टिकट नहीं था। अद्वैत के हाथ उसे देखते ही कांपने लगे। यह वह खत था जो उन्होंने तब लिखा था जब सरहद पर एक धमाके के दौरान वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे और अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे। उन्होंने यह खत कभी वैदेही को नहीं भेजा था। वैदेही ने पूछा, यह क्या है अद्वैत जी? आपने इसे आज तक नहीं दिखाया? अद्वैत ने खत खोला। उनकी आवाज थोड़ी भर्रा गई थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मेरी वैदेही, आज जब मौत को इतने करीब से देख रहा हूं तो डर लग रहा है। इसलिए नहीं कि मैं मर जाऊंगा, बल्कि इसलिए कि मेरे बाद तुम्हें यह कौन बताएगा कि दवा वक्त पर लेनी है। तुम्हारी साड़ियां की तह कौन लगाएगा। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि खुदा मुझे इतनी उम्र दे कि मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर इस दुनिया को अलविदा कहूं। वैदेही की आंखों से एक आंसू टपका और उस पुराने कागज पर गिर गया। उन्होंने अद्वैत का कंधा पकड़ लिया और कहा, आपने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। अद्वैत ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, जरूरत ही नहीं पड़ी वैदेही। हम एक दूसरे की परछाई बन गए। कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर हम में से कोई एक पहले चला गया तो दूसरा कैसे जिएगा। वैदेही ने अपना सिर उनके सीने पर रख दिया और बड़ी शांति से कहा, जो साथ जिए हैं वो साथ ही जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो यादें कभी अकेला नहीं छोड़ती। शाम को दोनों अक्सर गंगा किनारे टहलने जाते थे। रास्ता थोड़ा पथरीला था। अद्वैत एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में वैदेही का हाथ थामे चल रहे थे। लोग उन्हें देखते तो कहते कि आज के जमाने में ऐसा प्यार मिलना मुश्किल है। अचानक वैदेही के पैर में मोच आ गई और वो बैठ गईं। अद्वैत घबरा गए। वो तुरंत जमीन पर बैठ गए और वैदेही का पैर सहलाने लगे। रहने दीजिए अद्वैत जी, लोग क्या कहेंगे? वैदेही ने झिझकते हुए कहा। अद्वैत ने ऊपर देखा और बोले, लोगों ने तो तब भी बहुत कुछ कहा था, जब मैं आपकी बीमारी की वजह से नौकरी छोड़कर घर आ गया था। मुझे लोगों की परवाह नहीं है वैदेही, मुझे आपकी तकलीफ की फिक्र है। उस वक्त वहां कोई रोमांस नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा और समर्पण था। अद्वैत बहुत धीरे धीरे वैदेही का पैर मल रहे थे। घर लौटते समय काफी अंधेरा हो गया था। वैदेही ने कहा, आज रात मैं खिचड़ी बनाऊंगी, हल्की रहेगी। अद्वैत उनके साथ रसोई में खड़े हो गए और सब्जियां काटने लगे। वैदेही ने गौर किया कि सब्जियां काटते समय अद्वैत का हाथ कांप रहा था। उन्होंने तुरंत उनके हाथ से चाकू ले लिया। अब आप आराम करिए, मैं सब कर लूंगी, वैदेही ने कहा। अद्वैत पास की कुर्सी पर बैठ गए और वैदेही को ध्यान से देखने लगे। वो सोच रहे थे कि कैसे एक इंसान दूसरे की पूरी दुनिया बन जाता है। उन्हें याद आया कि शुरुआत में वो छोटी छोटी बातों पर कितना लड़ते थे, पर अब रूठने का वक्त ही नहीं बचा था। अब बस एक दूसरे को संभालने का वक्त था। रात का सन्नाटा बनारस की गलियों में पसर चुका था। अद्वैत और वैदेही बालकनी में बैठे थे। गंगा की लहरों की आवाज इस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। अद्वैत ने वैदेही का हाथ थामते हुए कहा, वैदेही, कभी कभी सोचता हूं कि अगर उस दिन अस्पताल में मैंने वह खत लिख दिया होता और तुम तक पहुंच गया होता, तो क्या तुम आज मेरे साथ होती?
वैदेही ने मंद मुस्कान के साथ जवाब दिया, अद्वैत जी, प्यार खतों का मोहताज नहीं होता। आप सरहद पर लड़ रहे थे और मैं यहां आपकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। रूहों का रिश्ता दूरियों से नहीं टूटता। अद्वैत ने गहरी सांस ली और बोले, पर वक्त कितनी जल्दी बीत गया। कल जैसा लगता है जब तुम पहली बार इस घर में आई थी। अमित छोटा सा था, पूरे घर में दौड़ता रहता था। वैदेही की आंखों में एक चमक सी आई। हां, और वह लकड़ी का घोड़ा जो आपने उसके लिए बनाया था, जब वह टूटा था तो अमित से ज्यादा आप दुखी हुए थे, क्योंकि आप उसे दोबारा जोड़ नहीं पाए थे। अद्वैत का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। अमित अब बड़ा हो गया है वैदेही। वह अमेरिका में अपनी दुनिया में खुश है। कभी कभी लगता है कि हमने उसे उड़ने के लिए पंख तो दे दिए, पर शायद उसे वापस घोंसले में आना सिखाना भूल गए। वैदेही ने उनके कंधे पर हाथ रखा। बच्चे अपनी जिंदगी जीते हैं अद्वैत जी। हमारे पास एक दूसरे का साथ है, क्या यह काफी नहीं है? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण अद्वैत के चेहरे पर पड़ी तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें तेज बुखार था। वैदेही घबरा गईं। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, घबराने की बात नहीं है, बस कमजोरी और बुढ़ापे का असर है। इन्हें आराम की जरूरत है। वैदेही पूरे दिन अद्वैत के सिरहाने बैठी रही। वह बार बार उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती और उन्हें सूप पिलाती। अद्वैत ने कमजोर आवाज में कहा, वैदेही, तुम थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। वैदेही ने उन्हें डांटते हुए कहा, चुपचाप लेटे रहिए। जब मैं बीमार पड़ती हूं तब तो आप अपनी कमर सीधी नहीं करते। आज मेरी बारी है, और वैसे भी आपके बिना मुझे चैन कहां। शाम होते होते अद्वैत का बुखार थोड़ा कम हुआ। उन्होंने वैदेही का हाथ अपने सीने पर रखा और बड़ी गंभीरता से कहा, वैदेही, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम हिम्मत मत हारना। वादा करो मुझसे। वैदेही की आंखों में आंसू भर आए। ऐसी बातें मत करिए। मैंने कहा था ना, हम साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। आपके बिना मेरा क्या अस्तित्व? मैं तो बस आपकी परछाई हूं। अद्वैत मुस्कुराए और बोले, परछाई तो अंधेरे में साथ छोड़ देती है वैदेही, पर तुम तो मेरे अंधेरे की रोशनी हो। कमरे में सन्नाटा छा गया, पर वह सन्नाटा सुकून भरा था। दोनों जानते थे कि समय रेत की तरह फिसल रहा है, पर वे हर पल को जी लेना चाहते थे। रात को अद्वैत ने जिद की कि वे बाहर आंगन में बैठेंगे। वैदेही ने बहुत मना किया, पर आखिर में उन्हें हार माननी पड़ी। चांदनी रात में गंगा की लहरें चांदी की तरह चमक रही थीं। अद्वैत ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वैदेही, वह ध्रुव तारा। मेरी मां कहती थी कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे तारा बन जाते हैं। क्या तुम मुझे वहां ढूंढ पाओगी? वैदेही ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। मैं आपको ढूंढने कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप हमेशा मेरे दिल की धड़कन बनकर रहेंगे। और अगर आप तारा बने तो मैं वह रात बनूंगी जो आपको हमेशा अपनी बाहों में समेटे रखेगी। अद्वैत की आंखों से एक आंसू निकलकर उनके गाल पर आ गिरा। उन्हें महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ जिस्मानी जरूरत का नाम नहीं है, बल्कि वह है जो 70 साल की उम्र में भी एक दूसरे की रूह को संभाल ले। अगली सुबह अद्वैत ने अपना पुराना रेडियो निकाला। यह उनके ससुर ने शादी में दिया था। वह बरसों से धूल खा रहा था। अद्वैत ने उसे साफ किया और बटन घुमाया। अचानक एक पुरानी धुन बजने लगी, अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। अद्वैत ने अपना कांपता हुआ हाथ वैदेही की तरफ बढ़ाया। क्या एक बार फिर मेरे साथ कदम मिलाओगी? वैदेही शर्मा गई। इस उम्र में कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अद्वैत ने जोर देकर कहा, मोहल्ले वाले तो वैसे भी हमें पागल समझते हैं, आज थोड़ा और समझ लेने दो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बहुत धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच हिलने लगे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर उनके दिलों की धड़कन उस पुराने गाने की ताल पर एकदम सटीक बैठ रही थी। नृत्य की वह मदहोश कर देने वाली शाम बीत चुकी थी, पर उस पुराने रेडियो की गूंज अभी भी अद्वैत के कानों में थी। अगली दोपहर जब वैदेही रसोई में काम कर रही थी, अद्वैत अपने डेस्क पर बैठे एक कोरा कागज निकाल लाए। उनके हाथ कांप रहे थे और अक्षर टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, पर उनके भाव बिल्कुल साफ थे। उन्होंने लिखना शुरू किया, मेरी प्रिय वैदेही,
आज जब मैं तुम्हें काम करते हुए देख रहा हूं तो मन में आया कि यह सब कब तक चलेगा। हम दोनों जानते हैं कि हमारा सूरज अब ढलने की ओर है, पर मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं, मेरे गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए और मुझे यह महसूस कराने के लिए कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। अगर मैं पहले चला गया तो रोना मत। बस हमारे आंगन के उस चमेली के पौधे को पानी देती रहना जिसे हमने साथ लगाया था। जब उसकी खुशबू आएगी तो समझना मैं तुम्हारे पास ही हूं। अद्वैत ने उस खत को मोड़ा और अपनी सबसे प्रिय किताब गीता के बीच में रख दिया। उन्हें पता था कि वैदेही रोज सुबह गीता पढ़ती हैं। शाम को अचानक अद्वैत का मन हुआ कि वे उस पुराने मंदिर जाएं जो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर था। वहां वे अपनी शादी के बाद पहली बार गए थे। वैदेही ने मना किया, अद्वैत जी, चढ़ाई बहुत कठिन है, आपकी सांस फूलने लगेगी। पर अद्वैत अडिग थे। उन्होंने कहा, वैदेही, आज मन है, क्या पता फिर कभी मौका मिले ना मिले। वे धीरे धीरे चढ़ने लगे। हर 10 कदम के बाद अद्वैत रुकते, लंबी सांस लेते और वैदेही का हाथ और मजबूती से पकड़ लेते। रास्ता पथरीला था और कहीं कहीं फिसलन भी थी। जब वे चोटी पर पहुंचे तो वहां का नजारा अद्भुत था। पूरा बनारस शहर नीचे छोटा सा दिख रहा था और मंदिर की घंटी की आवाज गूंज रही थी। दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी हो गया था। अद्वैत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वैदेही, वहां देखो, उस पहाड़ के पीछे हमारा पुराना घर दिखता है। हमने वहां अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। कोई मलाल तो नहीं है ना तुम्हें? वैदेही ने उनके कंधे पर सिर रखा और बोली, मलाल? किस बात का अद्वैत जी? अगर मुझे 7 जन्म और मिले तो मैं 7 जन्म आपके साथ इसी छोटे से शहर में बिताना चाहूंगी। अद्वैत ने उनके माथे को चूमा, पर मुझे एक मलाल है। मैं तुम्हें वह बड़ा बंगला नहीं दे पाया जिसका मैंने वादा किया था। वैदेही हंस पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। वह बंगला दीवारों का होता अद्वैत जी, पर आपने मुझे जो घर दिया वह प्यार और विश्वास का था। दीवारों में वह गर्माहट कहां मिलती जो आपके सीने से लगकर मिलती है। वापस लौटते समय काफी अंधेरा हो गया था। घर पहुंचकर अद्वैत को बहुत थकान महसूस हो रही थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया, बस एक गिलास दूध पिया और लेट गए। वैदेही उनके पैर दबा रही थी। अद्वैत ने वैदेही का हाथ पकड़कर अपने गाल से लगाया और कहा, वैदेही, आज मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है, जैसे सारे काम पूरे हो गए हों, सब हिसाब किताब बराबर हो गया हो। वैदेही को उनकी बातों से थोड़ा डर लगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अभी तो हमें बहुत वक्त साथ बिताना है। अद्वैत कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर लीं। रात के करीब 2 बजे वैदेही की आंख खुली। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। उन्होंने महसूस किया कि अद्वैत का हाथ जो उनके हाथ में था वह बहुत ठंडा पड़ गया है। अद्वैत जी, वैदेही ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया। अद्वैत जी, उठिए ना, ठंड लग रही है क्या? वैदेही ने उन्हें झकझोरा, पर अद्वैत एकदम शांत थे। उनके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी जो शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर थी। वैदेही का दिल डूबने लगा। उन्होंने अद्वैत की छाती पर कान लगाया, पर वहां कोई धड़कन नहीं थी। वह पंछी पिंजरा छोड़कर उड़ चुका था। वैदेही रोई नहीं। उनकी आंखों से आंसू तक नहीं निकले। वे बस सुन्न रह गईं। उन्होंने अद्वैत का कंबल सही किया, उनके बिखरे बाल संवारे और उनके ठंडे हाथ को चूम लिया। वे उठीं और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। बाहर आसमान में वही ध्रुव तारा चमक रहा था। आप बहुत जल्दी चले गए अद्वैत जी, उन्होंने धीरे से कहा। पर आपने कहा था ना, आप तारा बनकर मुझे देखेंगे। देखिए, मैं देख रही हूं आपको। वैदेही वापस आईं और अद्वैत के बगल में लेट गईं। उन्होंने उनका हाथ फिर से थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरे घर में एक अजीब सा नूर फैल गया था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं तो वे हमेशा की तरह चहचहाती हुई नहीं थीं। घर में एक भारी सन्नाटा था। पड़ोसियों को पता चला, फिर बच्चों को खबर दी गई। अमित भागा भागा आया, पर तब तक अद्वैत का शरीर ठंडा पड़ चुका था। वैदेही पत्थर की मूरत बन गई थी।
जब लोग अद्वैत की अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, वैदेही ने चुपचाप अलमारी खोली और वही पुरानी लाल साड़ी निकाली जिसे कल वे संदूक में देख रहे थे। उन्होंने उसे पहन लिया। अमित रोते हुए बोला, मां, यह आप क्या कर रही हैं? यह वक्त सजने का नहीं है। वैदेही ने शांत भाव से कहा, बेटा, तेरे पिता ने मुझे हमेशा इस साड़ी में मुस्कुराते हुए देखना चाहा था। आज जब वे अपनी आखिरी यात्रा पर जा रहे हैं तो मैं उन्हें उदास होकर विदा नहीं करूंगी। वे यहीं हैं, कहीं नहीं गए। अंतिम संस्कार के बाद घर एकदम खाली हो गया। अमित ने बहुत जिद की कि मां उसके साथ शहर चले, पर वैदेही ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरा घर तेरा है, पर यह घर तेरी यादों का और तेरे पिता का है। मैं यहां अकेली नहीं हूं। एक सुबह वैदेही अपनी पुरानी आदत के मुताबिक नहा धोकर गीता पढ़ने बैठी। जैसे ही उन्होंने पन्ना पलटा, उसमें से वह मुड़ा हुआ कागज गिरा जो अद्वैत ने उस दोपहर लिखा था। वैदेही ने कांपते हाथों से उस खत को पढ़ना शुरू किया। अगर मैं पहले चला गया तो रोना मत। चमेली के पौधे को पानी देती रहना। जब उसकी खुशबू आएगी तो समझना मैं तुम्हारे पास ही हूं। वैदेही की आंखों से पहली बार आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगी, पर उस रोने में एक सुकून था। उन्होंने खत को अपने सीने से लगा लिया। उन्हें महसूस हुआ जैसे अद्वैत की बाहें उन्हें थामे हुए हैं। दिन बीतते गए। वैदेही अब रोज उस चमेली के पौधे की देखभाल करती। वह उससे बातें करती, मानो अद्वैत ही उस पौधे के रूप में वहां खड़े हों। वह रसोई में 2 कप चाय बनाती, एक अपने लिए और एक मेज के उस पार, जहां कभी अद्वैत बैठते थे। लोग कहते कि वैदेही पागल हो गई हैं, पर वैदेही जानती थी कि प्रेम कभी मरता नहीं। एक शाम जब आसमान में ध्रुव तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था, वैदेही बरामदे की उसी कुर्सी पर बैठी थी। उन्हें अचानक बहुत हल्का महसूस होने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा है। वैदेही, बहुत देर कर दी तुमने, चाय ठंडी हो रही है। वैदेही के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और एक लंबी गहरी सांस ली। अगले दिन जब अमित घर आया तो उसने देखा कि मां कुर्सी पर बैठी थीं। उनका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उनके चेहरे पर वही शांति थी जो अद्वैत के जाते समय थी। उनके हाथ में वह पुराना खत था और पास ही चमेली के फूल झड़कर उनके आंचल पर गिरे हुए थे। पूरे मोहल्ले ने देखा कि उस दिन 2 रूहें फिर से एक हो गई थीं। बुढ़ापे का वह सफर जो अकेलेपन से डराता था, वह एक अमर प्रेम कहानी बन चुका था। अद्वैत और वैदेही की यह कहानी बनारस की उन गलियों में आज भी एक मिसाल की तरह सुनी जाती है। अमित ने जब अपनी मां के पार्थिव शरीर को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर जिस भौतिक सुख और पैसे के पीछे दौड़ लगाई थी, वह इस निस्वार्थ प्रेम के सामने बहुत छोटा था। उसने अपनी मां के हाथों से वह पुराना खत लिया और उसे अपनी आंखों से लगा लिया। अमित ने फैसला किया कि वह अब वापस अमेरिका नहीं जाएगा। उसने उस पुराने मकान की मरम्मत करवाई, पर अद्वैत की वह पुरानी कुर्सी और वैदेही का वह चमेली का पौधा वैसे ही रहने दिया। अब हर शाम अमित भी उसी बरामदे में बैठता और उसे महसूस होता कि उसके माता पिता आज भी वहीं कहीं आसपास हैं। वह पुराना रेडियो जो अद्वैत ने अपनी आखिरी सुबहों में ठीक किया था, अब अमित की मेज पर रहता था। कभी कभी जब हवा के झोंके से खिड़की खुलती और चमेली की खुशबू कमरे में भर जाती, तो वह रेडियो अपने आप गुनगुनाने लगता था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि अद्वैत जी आज भी वैदेही जी के लिए वही पुराना गाना बजा रहे हैं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं होता। असली प्यार वह है जो 70 साल की उम्र में भी एक दूसरे की जरूरतों को बिना कहे समझ ले। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कोई बंगला या गाड़ी नहीं, बल्कि वह हाथ है जो आखिरी सांस तक आपका साथ न छोड़े। अद्वैत और वैदेही की रूहें अब उस ध्रुव तारे की छांव में एक साथ थीं, जहां न कोई बीमारी थी, न बुढ़ापे का डर और न ही अपनों से बिछड़ने का गम। उनका प्यार बनारस की उस पावन मिट्टी और गंगा की लहरों में हमेशा के लिए अमर हो गया। प्यार वह नहीं जो समय के साथ ढल जाए। प्यार वह है जो समय को ही अपने रंग में ढाल ले।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।